अध्याय 1 दुष्स्वप्न की शुरुआत। एक कमजोर दिखने वाला युवक जिसकी त्वचा पीली और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, पुलिस स्टेशन के सामने जंग लगे बेंच पर बैठा था। वह अपने हाथों में एक कप कॉफी थामे हुए था। वह सस्ती सिंथेटिक कॉफी नहीं थी जिसे गली के बच्चों जैसी गरीब जातियां पी पाती थीं, बल्कि असली महंगी कॉफी थी। ये पौधे आधारित कॉफी आमतौर पर केवल उच्च वर्ग के नागरिकों के लिए उपलब्ध होती थी और इसके लिए उसने अपनी अधिकांश बचत खर्च कर दी थी। लेकिन आज के दिन सनी ने सोचा कि वह खुद को थोड़ी खुशी दे। आखिरकार उसकी जिंदगी अब अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। कॉफी की गर्माहट का आनंद लेते हुए उसने कप उठाया और उसकी खुशबू को महसूस किया। फिर धीरे धीरे उसने एक छोटा घूंट लिया और तुरंत ही चेहरा बनाकर कहा, आह, कितनी कड़वी है। कॉफी के कप को घूरते हुए सनी ने आह भरी और खुद को और पीने के लिए मजबूर किया। कड़वी हो या ना हो, वह अपनी मेहनत का पूरा फल लेना चाहता था। स्वाद को भला। शायद मुझे असली मांस खरीद लेना चाहिए था। कौन जानता था कि असली कॉफी इतनी भयानक होगी। खैर, कम से कम यह मुझे जागा रखेगी। वह दूर की ओर देखते हुए थोड़ा झपकी लेने लगा, फिर खुद को जगाने के लिए अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा। हाय, कितनी बर्बादी है। सिर हिलाते हुए और बड़बड़ाते हुए सनी ने कॉफी खत्म की और खड़ा हुआ। इस शहर के इस हिस्से में रहने वाले अमीर लोग अपने काम पर जाते हुए छोटे पार्क के पास से जल्दी जल्दी गुजर रहे थे और उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। सस्ते कपड़ों में, नींद की कमी और अस्वस्थ रूप से दुबले पतले होने के कारण सनी वाकई यहाँ असहज लग रहा था। सभी लोग उससे काफी ऊंचे लग रहे थे। थोड़ा जलन भरी नजरों से उन्हें देखते हुए उसने कप को कूड़ेदान में फेंक दिया। शायद यही है, अगर रोज 3 पूरे भोजन मिले तो। कप कूड़ेदान से चूक गया और जमीन पर गिर पड़ा। सनी ने आंखें घुमाईं, पास जाकर उसे उठाया और ध्यान से कचरे में डाल दिया। फिर हल्की मुस्कान के साथ सड़क पार की और पुलिस स्टेशन में प्रवेश किया। अंदर एक थका हुआ अधिकारी उसे जल्दी से देखा और स्पष्ट नापसंदगी के साथ भौहें चढ़ाईं। तुम खो गए हो, लड़के। सनी ने जिज्ञासु नज़र से चारों ओर देखा, दीवारों पर मजबूत कवच प्लेट्स और छत में छिपे हुए टॉयलेट नेस्ट्स को नोट किया। अधिकारी भी कुरूप और कठोर दिख रहे थे। कम से कम पुलिस स्टेशन तो हर जगह एक जैसे ही रहते हैं। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सनी ने गले की खुरखुराहट की। आह नहीं। फिर उसने सिर के पीछे खुजली करते हुए कहा, तीसरे विशेष निर्देश के अनुसार मैं नाइटमेयर स्पेल का वाहक होने के नाते खुद को समर्पित करने आया हूँ। अधिकारी का चेहरा तुरंत चिड़चिड़े से सतर्क में बदल गया। उसने युवक को फिर से देखा। क्या तुम सच में संक्रमित हो? तुम्हें लक्षण कब दिखने लगे? सनी ने कंधे उचका दिए। लगभग 1 हफ्ता पहले। अधिकारी विजिबली पीला पड़ गया। शिट। फिर जल्दी से उसने अपने टर्मिनल पर बटन दबाया और चिल्लाया, सावधान, लॉबी में कोड ब्लैक। दोहराता हूँ, कोड ब्लैक। नाइटमेयर स्पेल कुछ दशक पहले दुनिया में प्रकट हुआ था। तब ग्रह अभी हाल की विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं और उसके बाद के संसाधन युद्धों से उबर रहा था। शुरुआत में एक नई बीमारी के रूप में यह उभरना, जिससे लाखों लोग लगातार थकान और नींद की शिकायत करने लगे, अधिक ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया। लेकिन जब लोग प्राकृतिक रूप से नहीं जाग पा रहे थे, बल्कि दिनों बाद भी गहरी नींद में गिर रहे थे, तो सरकारें घबरा गईं। निश्चित ही तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भले ही समय रहते प्रतिक्रिया दी गई होती, शायद बहुत फर्क नहीं पड़ता। जब संक्रमित लोग सोते सोते मरने लगे और उनकी लाशें राक्षसों में बदलने लगीं, तो कोई तैयार नहीं था। नाइटमेयर क्रीचर्स ने जल्दी ही राष्ट्रीय सेनाओं को हराकर दुनिया को पूर्ण अराजकता में धकेल दिया। कोई नहीं जानता था कि स्पेल क्या है, इसकी शक्तियां क्या हैं और इसे कैसे हराया जाए। अंततः अवेकेंड, जो स्पेल की पहली परीक्षाओं से जीवित बचे और वापस आए, ने इसके आतंक को रोका। नाइटमेयर्स में प्राप्त चमत्कारी क्षमताओं से लैस उन्होंने शांति बहाल की और नए व्यवस्था की झलक बनाई। बेशक ये स्पेल के कारण आई पहली तबाही थी, लेकिन सनी के लिए इसका इससे कोई लेना देना नहीं था, तब तक जब तक कुछ दिन पहले उसे जागते रहने में कठिनाई नहीं होने लगी। सामान्य व्यक्ति के लिए स्पेल द्वारा चुना जाना जोखिम और अवसर दोनों था। बच्चे स्कूल में जीवित रहने की कला और लड़ाई की तकनीक सीखते थे, यह उम्मीद करते हुए कि वे संक्रमित हो सकते हैं। समृद्ध परिवार निजी शिक्षक रखते थे ताकि उनके बच्चे हर तरह की मार्शल आर्ट सीखें। अवेकेंड क्लानों के लोग शक्तिशाली विरासतों का उपयोग कर सकते थे, पहली बार ड्रीम रेल्म जाने पर मेमोरीज और एकोज प्राप्त करते थे। जितना अमीर परिवार, उतनी बेहतर आपदा से बचने की संभावना। लेकिन सनी के लिए, जिसके पास परिवार नहीं था और जो अधिकतर समय खाना जुटाने में बिताता था, स्पेल द्वारा चुना जाना कोई अवसर नहीं, बल्कि मौत का सजा था। कुछ मिनटों बाद सनी ऊँघते हुए कई पुलिसकर्मियों के हाथों में बंधा हुआ था। जल्द ही उसे एक भारी कुर्सी में बांधा गया, जो अस्पताल की बिस्तर और यातना उपकरण का अजीब मिश्रण लगती थी। वे बेसमेंट में थे, मोटी कवच वाली दीवारों और भयानक लगने वाले वॉल्ट दरवाजे वाले कमरे में। अन्य अधिकारी दीवारों के पास खड़े थे, अपने हाथों में ऑटोमेटिक राइफल लिए और गंभीर एक्सप्रेशंस लिए। सनी को उनकी परवाह नहीं थी। उसकी सोच केवल इतनी थी कि वह सोना चाहता था।
अंततः वॉल्ट का दरवाजा खुला और एक धूसर बालों वाला पुलिसकर्मी अंदर आया। उसका चेहरा अनुभवी और आंखें गंभीर थीं, ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीवन में कई भयानक चीजें देखी हों। उसने रिस्ट्रेंट्स की जांच की, फिर अपनी घड़ी पर एक त्वरित नज़र डाली और सनी की ओर मुड़ा। तुम्हारा नाम क्या है, बच्चा? सनी ने कई बार पलकें झपकाईं, ध्यान लगाने की कोशिश की और असहज होकर बोला, सनलेस। पुराने पुलिसकर्मी ने भौं उठाए। सनलेस, अजीब नाम है। सनी ने कंधे उचका दिए। अजीब किस बात में? कम से कम मेरे पास नाम तो है। पिछली बस्तियों में हर किसी को नाम भी नहीं मिलता। एक और ऊँट के बाद उसने जोड़ा, क्योंकि मैं सौर ग्रहण के दौरान पैदा हुआ था। मेरी माँ का आत्मा काव्यात्मक थी, देखो, इसलिए उसे यह अजीब नाम मिला और उसकी छोटी बहन का नाम रेन रखा गया जब वह उनके साथ रहती थी। ये काव्यात्मक कल्पना थी या आलस्य, वह नहीं जानता। पुराना पुलिसकर्मी भौहें चढ़ाकर खड़ा रहा। क्या मैं तुम्हारे परिवार से संपर्क करूं? सनी ने सिर हिलाकर मना किया। कोई नहीं है, परेशान मत हो। कुछ क्षणों के लिए पुलिसकर्मी के चेहरे पर अंधेरा छा गया, फिर उसकी एक्सप्रेशन गंभीर हो गई। ठीक है, सनलेस, तुम कितनी देर तक जाग सकते हो? ज्यादा नहीं, पुलिसकर्मी ने आह भरी। तो फिर हमारे पास पूरा प्रक्रिया करने का समय नहीं है। जितना हो सके खुद को जागा रहने की कोशिश करो और मेरी बात ध्यान से सुनो, समझे? जवाब का इंतजार किए बिना उसने जोड़ा, नाइटमेयर स्पेल के बारे में तुम कितना जानते हो? सनी ने सवालिया नज़र से देखा। जितना कोई भी जानता है, शायद। स्पेल के बारे में कौन नहीं जानता? वो फैंसी चीज़ें नहीं जो तुम ड्रामाज में देखते हो या प्रचार प्रसारण में सुनते हो। मैं पूछ रहा हूं कि तुम वास्तव में कितना जानते हो। यह जवाब देना कठिन सवाल था। मैं बस ड्रीम रेल्म में जाऊं, कुछ मॉन्स्टर्स मारूं, फर्स्ट नाइटमेयर पूरा करूं, मैजिकल पावर्स पाऊं और अवेकेंड बन जाऊं। पुराने पुलिसकर्मी ने सिर हिलाया। ध्यान से सुनो, एक बार जब तुम सो जाओगे, तुम अपने फर्स्ट नाइटमेयर में पहुंच जाओगे। नाइटमेयर स्पेल द्वारा बनाई गई परीक्षाएं हैं। अंदर तुम्हें मॉन्स्टर्स मिलेंगे, हाँ, लेकिन तुम्हें लोग भी मिलेंगे। याद रखना, वे असली नहीं हैं। ये केवल परीक्षाएं हैं। तुम कैसे जानते हो? पुलिसकर्मी बस उसे घूरता रहा। मतलब, कोई नहीं जानता स्पेल क्या है और कैसे काम करता है ना? तो तुम कैसे जान सकते हो कि वे असली नहीं हैं? शायद तुम्हें उन्हें मारना पड़ेगा, बच्चा। इसलिए बस अपने आप को ये सोचो कि वे इल्यूजन्स हैं। ओह, पुलिसकर्मी ने एक क्षण रुका, फिर से बोला, फर्स्ट नाइटमेयर में कई चीज़ें भाग्य पर निर्भर करती हैं। आमतौर पर, यह बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। तुम्हारी परिस्थितियां और उपकरण तुम्हारी क्षमताओं के भीतर होने चाहिए। स्पेल ट्रायल सेट करता है, एक्सिक्यूशंस नहीं। तुम्हारी परिस्थितियां थोड़ी कठिन हैं, लेकिन आउटस्कर्ट्स के बच्चे टफ होते हैं। खुद पर भरोसा मत खोना। आह, सनी बहुत नींद में था। अब बात सुनना कठिन हो रहा था। उन मैजिक पावर्स के बारे में, अगर तुम नाइटमेयर के अंत तक जीवित रहते हो तो तुम्हें वे मिलेंगे। कौन सी शक्तियां होंगी? ये तुम्हारी नेचुरल अफिनिटी और ट्रायल के दौरान किए गए एक्शंस पर निर्भर करेगा। कुछ पावर्स शुरू से ही तुम्हारे पास होंगी। पुराने पुलिसकर्मी की आवाज़ दूर होती जा रही थी। सनी की पलकों पर भारीपन था। याद रखना, नाइटमेयर में सबसे पहली चीज़ है एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट चेक करना। अगर तुम्हें कॉम्बैट ओरिएंटेड एस्पेक्ट मिलता है, जैसे सॉर्ड्समैन या आर्चर, तो चीज़ें आसान होंगी। अगर यह फिजिकल एट्रीब्यूट द्वारा रिइंफोर्स्ड है तो और भी बेहतर। कॉम्बैट एस्पेक्ट सबसे आम है, प्रोबेबिलिटी हाई है। अभिरक्षित कमरे में अंधेरा फैल रहा था। अगर तुम्हारा एस्पेक्ट कॉम्बैट से कोई लेना देना नहीं रखता तो निराश मत होना। सॉर्सरी और यूटिलिटी एस्पेक्ट्स भी उपयोगी हैं, बस तुम्हें स्मार्ट होना पड़ेगा। कोई एस्पेक्ट बेकार नहीं है, लगभग। इसलिए बस अपनी पूरी शक्ति लगाओ और जीवित रहो। अगर तुम बच गए तो तुम आधे रास्ते तक अवेकेंड बन चुके हो। लेकिन अगर मर गए तो तुम रियल वर्ल्ड में नाइटमेयर क्रिएचर के प्रवेश के लिए गेट खोल दोगे। इसका मतलब कि मेरे सहकर्मियों और मुझे इसे निपटना पड़ेगा। इसलिए कृपया मत मरना, सनलेस। अर्ध सोते हुए सनी पुलिसकर्मी की बातों से थोड़ा छुआ हुआ महसूस कर रहा था। या कम से कम तुरंत मत मरना। पास के अवेकेंड कुछ घंटों में ही नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हम सच में चाहते हैं कि तुम हमें उस चीज़ से अकेले न लड़ाओ। क्या? इस अंतिम विचार के साथ सनी आखिरकार गहरी नींद में डूब गया। सब कुछ काला हो गया। फिर अंधकार में एक हल्की परिचित आवाज़ गूंज उठी, अभ्यर्थी, नाइटमेयर स्पेल में स्वागत है। अपनी पहली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अध्याय 2, दासों का कारवां। सनी ने एक पहाड़ का सपना देखा। यह ऊंचा, अकेला और खुरदरा था, बाकी पहाड़ों की तुलना में विशाल लगता था, अपनी तेज चोटियों से रात के आकाश को काट रहा था। एक चमकदार चांद उसकी ढलानों को भूतिया पीली रोशनी में नहलाता था। एक ढलान पर पुराने रास्ते के अवशेष दृढ़ता से चट्टानों पर टिके हुए थे। यहाँ वहाँ मौसम से बेजान हुए पक्के पत्थर बर्फ के नीचे झलक रहे थे। रास्ते के दाहिनी ओर एक खड़ी चट्टान उठ रही थी, जैसे कोई अजेय दीवार। बाईं ओर शून्य की काली मौन समुद्र जैसी खाए अंतहीन गिरावट का संकेत दे रही थी।
तेज हवाएं पहाड़ से बार बार टकरा रही थीं, बेसहारा क्रोध में चिल्ला रही थीं। अचानक चांद क्षितिज के पार गिर गया। पश्चिम से सूरज उभरा, आकाश में तैरता हुआ पूर्व में गायब हो गया। बर्फ के टुकड़े जमीन से उछलकर बादलों की गोद में लौट गए। सनी ने महसूस किया कि वह समय के उल्टे प्रवाह को देख रहा है। क्षण भर में सैकड़ों साल बीत गए। बर्फ हट गई और पुराना रास्ता प्रकट हुआ। सनी की पीठ में ठंड से कंपकंपी दौड़ गई जब उसने देखा कि जमीन पर मानव की हड्डियां बिखरी हुई थीं। कुछ समय बाद हड्डियां गायब हो गईं और उनकी जगह एक दासों का कारवां दिखाई दिया जो पहाड़ से नीचे लौटी हुई जंजीरों की खनखनाहट में चल रहा था। समय धीमा हुआ, रुक गया और फिर सामान्य गति से चल पड़ा। अभ्यर्थी, नाइटमेयर स्पेल में स्वागत है। अपनी पहली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। यह क्या है? कदम कदम और एक कदम। सनी के रक्तपात से भरे पैरों में दर्द फैल रहा था और वह ठंड से कांप रहा था। उसकी फटी पुरानी ट्यूनिक तेज हवा से कोई सुरक्षा नहीं कर पा रही थी। उसकी कलाइयों में सबसे अधिक पीड़ा थी, लोहे की बेड़ियों से चोटिल होने के कारण हर बार जब ठंडा धातु उसके फटे हुए घाव को छूता, तेज दर्द महसूस होता। ये किस तरह की स्थिति है? सनी ने ऊपर और नीचे देखा और एक लंबी जंजीर देखी जो रास्ते के साथ घूम रही थी। उसमें दर्जनों, शायद सैकड़ों खाली आंखों वाले लोग उसके जैसे दास छोटे अंतराल पर जकड़े हुए थे। उसके आगे एक चौड़े कंधों वाला आदमी खून से लथपथ पीठ के साथ नाप तौल कर चल रहा था। पीछे एक घुबराए हुए और जल्दबाजी से देखने वाले आदमी ने चुपचाप कुछ गाली दी, ऐसी भाषा में जिसे सनी नहीं जानता था पर फिर भी संभाव समझ गया। समय समय पर प्राचीन शैली के कवच पहने सवार सिपाही गुजरते और दासों को धमकी भरी नजरों से देखते। स्थिति चाहे जैसी भी हो, सब कुछ वास्तव में खराब था। सनी डर से ज्यादा भ्रमित था। सही है, ये फर्स्ट नाइटमेयर्स जैसी परिस्थितियां नहीं थीं। आमतौर पर नए चुने गए अभ्यर्थियों को ऐसी परिस्थितियां मिलती थीं जिसमें उन्हें कुछ स्वतंत्रता मिलती थी, उन्हें विशेष वर्ग या योद्धा वर्ग का हिस्सा बनाया जाता था और आवश्यक हथियारों तक पहुंच मिलती थी ताकि वे किसी भी संघर्ष का सामना कर सकें। शुरुआत में एक पाउलस दास के रूप में जकड़े हुए और आधा मृत होना कल्पना से भी परे था। हालांकि स्पेल चुनौती और संतुलन दोनों के बारे में था। जैसा कि पुराने पुलिसकर्मी ने कहा था, ये ट्रायल्स बनाता है, एक्सिक्यूशंस नहीं। इसलिए सनी को यकीन था कि इस कठिन शुरुआत का कुछ इनाम भी मिलेगा। अपने बचपन में पढ़ी लोकप्रिय वेबटून्स को याद करते हुए सनी ने ध्यान केंद्रित किया और शब्दों पर ध्यान दिया जैसे स्टेटस, माईसेल्फ और इन्फॉर्मेशन। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, सामने हवा में चमकते रून्स प्रकट हुए। फिर, यद्यपि वह इस प्राचीन वर्णमाला को नहीं जानता था, अर्थ समहाउ स्पष्ट था। उसने जल्दी से अपने एस्पेक्ट को दर्शाने वाला रून पाया और अंत में अपना संयम खो दिया। क्या ये सच में क्या है? नाम, सनलेस, सच्चा नाम, रैंक, अभ्यर्थी एस्परेंट, सोल कोर, डोमेंट, मेमोरीज, एकोज, अट्रीब्यूट्स, फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडोज, एस्पेक्ट, टेम्पल स्लेव, एस्पेक्ट विवरण, स्लेव एक बेकार इंसान है जिसके कोई कौशल या योग्यताएं उल्लेखनीय नहीं। टेम्पल स्लेव भी ऐसा ही होता है, बस बहुत ही दुर्लभ। सनी जड़ी हुई रून्स को देखकर स्तब्ध था, खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद वह कुछ गलत देख रहा है। कोई यूजलेस एस्पेक्ट नहीं है, मेरी पासियां। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने अपने कदमों की लय खो दी और जंजीर को खींचते हुए गिर पड़ा। तुरंत ही पीछे वाला घुबराया आदमी चिल्लाया, हरामजादे, देख कर चल। सनी ने जल्दी से रून्स को हटा दिया जो केवल उसे दिखाई दे रहे थे और संतुलन बनाने की कोशिश की। कुछ ही क्षण बाद वह फिर से धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन अनजाने में एक और बार जंजीर खींच ली। तुम छोटे गधे, मैं तुम्हें मार दूंगा। सामने वाला चौड़े कंधों वाला आदमी हंसा, सिर भी न मोड़े। क्यों परेशान होना, ये कमजोर सूरज निकलने तक मर जाएगा, पहाड़ उसे मार देगा। कुछ ही सेकंड बाद उसने जोड़ा, यह मुझे और तुम्हें भी मार देगा, बस थोड़ा बाद में। मैं सच में नहीं समझता कि इंपीरियल्स क्या सोच रहे हैं, हमें इस ठंड में क्यों धकेल रहे हैं। घुबराया आदमी हंसा, अपने लिए बोल, मूर्ख, मैं जीवित रहने की योजना बना रहा हूं। सनी चुपचाप सिर हिलाया और फिर से गिरने से बचने पर ध्यान केंद्रित किया। कितनी आकर्षक जोड़ी है। अचानक तीसरी आवाज पीछे से आई। यह आवाज नर्म और बुद्धिमान थी। इस पहाड़ी मार्ग में इस समय आमतौर पर काफी गर्मी होती है। हम बस बुरी किस्मत में हैं, और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि इस लड़के को नुकसान मत पहुंचाओ। क्यों? सनी ने हल्का सिर घुमाया और सुना। क्या तुमने उसकी त्वचा पर निशान नहीं देखे? वह हमारे जैसा नहीं है जो कर्ज, अपराध या दुर्भाग्य के कारण दास बना। वह जन्म से दास था, विशेष रूप से टेम्पल स्लेव। हाल ही में इंपीरियल्स ने शैडो गॉड का अंतिम मंदिर नष्ट कर दिया। मुझे शक है कि यही कारण है कि यह लड़का यहाँ आया। चौड़े कंधों वाले आदमी ने पीछे देखा। तो क्या हमें क्यों डरना चाहिए किसी आधे भुलाए गए कमजोर देवता से? वह अपने मंदिरों को भी नहीं बचा सका। अंपायर माइटी वॉर गॉड से संरक्षित है। वे कुछ मंदिर जलाने से नहीं डरते।
लेकिन हम किसी से संरक्षित नहीं हैं। क्या तुम सच में किसी देवता को नाराज करना चाहते हो? चौड़े कंधों वाले आदमी ने गड़गड़ाहट की और जवाब नहीं दिया। उनकी बातचीत एक युवा सैनिक के आने से रुकी। वह एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर सवार था, साधारण चमड़े का करास पहने, भाला और छोटी तलवार के साथ वह गरिमा और सम्मान दिखा रहा था। सनी को यह इरिटेटिंग लगा कि यह लड़का सच में प्रिटी भी था। यदि यह कोई हिस्टोरिकल ड्रामा होता तो यह लड़का लीड मेल होता। यहाँ क्या हो रहा है? उसकी आवाज़ में कोई खतरा नहीं था, बल्कि कुछ चिंता जैसी चीज़ थी। जब सभी झिझके, नर्म आवाज़ वाले दास ने जवाब दिया, कुछ नहीं सर, हम सब बस थके और ठंडे हैं, विशेष रूप से हमारा युवा मित्र वहाँ। यह यात्रा सच में उसके लिए बहुत कठिन है। सैनिक ने सनी को दया से देखा। क्या देख रहे हो? तुम मेरी उम्र से ज़्यादा बड़े नहीं हो। सनी ने सोचा। बेशक। उसने जबान नहीं खोली। सैनिक ने सांस ली और अपनी बेल्ट से एक फ्लास्क निकाली, फिर सनी को बढ़ा दी। थोड़ा और सहो बच्चा, हम जल्द ही रात के लिए रुकेंगे। फिलहाल यहाँ पानी पी लो। बच्चा बच्चा। पतले शरीर और छोटे कद के कारण दोनों मल्लाचार सनी अक्सर छोटे दिखते थे। आमतौर पर वह इसका फ़ायदा उठाता, लेकिन अब किसी कारण से बच्चे बुलाए जाने से वह इरिटेट हो गया। फिर भी वह वास्तव में प्यासा था। जैसे ही वह फ्लास्क लेने वाला था, हवा में चाबुक की चोट सुनाई दी और सनी दर्द की दुनिया में पहुंच गया। उसने फिर से जंजीर खींची। पीछे वाला घुबराया दास फिर से गाली दी। एक और सैनिक, इस बार बुरा और क्रोधित, कुछ कदम पीछे अपनी घोड़े पर रुका। सनी की ट्यूनिक को फाड़ने और खून निकालने वाला चाबुक उसी का था। उसने बिना दासों को देखे अपने छोटे साथी को तिरस्कार से घूरा। तुम क्या सोच रहे हो? युवा सैनिक का चेहरा काला पड़ गया। मैं बस इस लड़के को पानी दे रहा था। वह बाकी सबके साथ ही पानी पाएगा जब हम शिविर लगाएंगे। लेकिन मुंह बंद करो, ये दास तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, समझे? ये लोग इंसान भी नहीं हैं। अगर तुम उन्हें इंसान समझो तो वे कल्पना करने लगेंगे। युवा सैनिक ने सनी की ओर देखा, फिर सिर झुका दिया और फ्लास्क बेल्ट पर रख दिया। अगर मैं तुम्हें फिर कभी दासों के साथ दोस्त बनाते पाया न्यूबी, तो अगली बार तुम्हारी पीठ मेरी चाबुक का स्वाद चखेगी। जैसे अपनी धमकी दिखाने के लिए बूढ़ा सैनिक चाबुक से हवा में क्रैक करता हुआ आगे बढ़ा। सनी ने उसे जाने दिया, अंदर ही अंदर घृणा छुपाए। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं पहले तुम्हें मरते हुए देखूंगा। फिर उसने सिर घुमाया और पीछे देखे, जहां युवा सैनिक अभी भी सिर झुकाए पीछे रह गया था। और तुम। दूसरा अध्याय 3, भाग्य के तार। उसके बाद कुछ मिनटों तक सनी उदास मूड में रहा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और गहरी सांस ली, ताज़ी हवा का आनंद लेने की कोशिश की। सच में, असली दुनिया में ऐसी हवा मिलना मुश्किल था। माइक्रो धूल और अन्य प्रदूषक इसे खुरदरा और असहज बनाते थे, और उसके अलावा बाहरी इलाकों की सामान्य बदबू। शहर के अच्छे हिस्सों में परिष्कृत फिल्ट्रेशन सिस्टम मेहनत से काम करते थे, लेकिन फिल्टर्ड हवा और स्थिर स्वाद की होती थी। केवल बेहद अमीर लोग ही वास्तव में सुखद सांस ले सकते थे। और यहाँ वह था, अनंत मात्रा में शुद्ध और स्वादिष्ट हवा का आनंद ले रहा था, जैसे किसी दूसरे पीढ़ी के चेबोल का वारिस। सच में, स्पेल द्वारा चुना जाना इसके फायदे भी देता है। काश की इतनी भयानक ठंड न होती, उसके पैर दुखते न और कलाई और पीठ में इतनी पीड़ा न होती। दासों का कारवां धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ रहा था। अधिक से अधिक दास ठोकर खा रहे थे और बीच बीच में जमीन पर गिर रहे थे। कई बार जो चल नहीं पा रहे थे उन्हें जंजीर से अलग कर दिया जाता और अनादरपूर्वक रास्ते से फेंक दिया जाता, उस खाई में जो इसके बाईं ओर खड़ी थी। सनी ने उन्हें गिरते हुए थोड़ी सहानुभूति के साथ देखा। बेचारे, आराम करो, तुम दुखी आत्माएं। कुल मिलाकर उसका मन अच्छा था। ये थोड़ा अजीब था कि इतनी भयंकर नाइटमेयर के बीच भी अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन शुक्र है कि सनी के पास इसे स्वीकार करने का समय था। जब स्पेल के लक्षण पहली बार प्रकट हुए, उसने इसे सही से नहीं संभाला। 17 की उम्र से पहले मर जाना किसी के लिए आसान नहीं था, लेकिन अंततः सनी को बस कुछ ही दिनों में इसे स्वीकार करना पड़ा। अपने माता पिता की अस्थायी विश्रामस्थली देखने के बाद, असल में वह बहुत गरीब था और रिमेम्बरेंस फैसिलिटी में सबसे सस्ता स्थान भी नहीं ले सकता था, इसलिए यह बस एक पुराने पेड़ में खुदी हुई 2 लाइनें थीं, और खुद के लिए तीसरी लाइन जोड़ने के बाद सनी अचानक आरामदायक और बेपरवाह हो गया। अंततः उसे पैसे कमाने, खाना खोजने, खुद को बचाने और भविष्य की योजना बनाने की चिंता नहीं थी। जब सबसे बुरा जो हो सकता था पहले ही हो चुका था, तो और किस चीज़ से डरना। इसलिए दास बनना और धीरे धीरे ठंड से मरना ज़्यादा झटका नहीं था। साथ ही वह जानता था कि ठंड उसे नहीं मार सकती, बस इसलिए कि उसने पहले ही पहाड़ के ऊपर कारवां के लिए किस किस्म का भाग्य इंतजार कर रहा है देखा था। जमीन पर बिखरी हड्डियों की तस्वीर अभी भी उसकी आंखों के सामने ताज़ा थी। संभावना थी कि कारवां को मारने वाला एक दानवों का झुंड होगा, और देखकर लगता था कि हमला कुछ घंटों में होने वाला है, दिनों में नहीं। इसलिए उसके पास अभी भी एक मौका था। इस अवसर का उपयोग करते हुए सनी ने अपने स्टेटस को फिर से देखा और रून्स को फिर से बुलाया।
पिछली बार वह एस्पेक्ट से इतना क्रोधित था कि एट्रीब्यूट्स पर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि एस्पेक्ट जितना महत्वपूर्ण नहीं होता, एट्रीब्यूट्स अक्सर जीवन और मृत्यु के बीच का निर्णय होते हैं। वे किसी के प्राकृतिक गुण और अफिनिटीज को दर्शाते हैं, कभी कभी पैसिव क्षमताएं और प्रभाव भी देते हैं। फेटेड एट्रीब्यूट विवरण। भाग्य के तार तुम्हारे चारों ओर कसकर लिपटे हुए हैं। अप्रत्याशित घटनाएं, अच्छी या बुरी, तुम्हारी उपस्थिति से खींचती हैं। कुछ लोग धन्य होते हैं और कुछ लोग शापित, लेकिन बहुत कम ही दोनों होते हैं। मार्क ऑफ डिविनिटी एट्रीब्यूट विवरण। तुम पर दिव्यता की हल्की खुशबू है, जैसे किसी ने तुम्हें अल्पकाल के लिए स्पर्श किया हो। चाइल्ड ऑफ शैडोज एट्रीब्यूट विवरण। छायाएं तुम्हें अपना मानती हैं। हम दिलचस्प। सनी ने जल्दी से पहला एट्रीब्यूट फेटेड अपनी स्थिति का मुख्य कारण मान लिया। पहली नज़र में यह संकेत देता था कि वह एक निश्चित भाग्य के लिए नियत था, जैसे दुखी तरीके से मरना और निशानहीन गायब होना। लेकिन विवरण पढ़ने के बाद उसने महसूस किया कि फेटेड होने का मतलब बस ये था कि उसके आसपास असंभव घटनाओं का उच्च अवसर होता है। शायद यही कारण है कि मुझे एक सुपर दुर्लभ यूजलेस एस्पेक्ट मिला, और वह भी एक अजीब रूप में। यदि फेटेड उसका अनेट एट्रीब्यूट था, तो बाकी दो टेम्पल स्लेव एस्पेक्ट से आए थे। मार्क ऑफ डिविनिटी ज़्यादा जटिल नहीं था, ये कुछ सेक्रेड स्थानों में प्रवेश और ड्रीम रेल्म में कुछ प्रकार के जादू को बढ़ाने के लिए था। चूंकि कोई सेक्रेड स्थान नज़दीक नहीं था और सनी का एस्पेक्ट जादू से संबंधित नहीं था, ये भी बेकार था। चाइल्ड ऑफ शैडोज अजीब था। उसने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना था और उसे नहीं पता था कि यह क्या करता है, कम से कम जब तक सूरज पहाड़ के पीछे नहीं छिपा और आकाश अंधेरा होने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि वह अंधेरे में बिल्कुल दिन की तरह देख सकता था। ये क्षमता अकेले काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और संभव था कि शैडोज उसे कुछ और अभी अज्ञात उपहार दें। आखिरकार कुछ अच्छा। लगता है कि कारवां रोको, शिविर बनाने की तैयारी करो। मुख्य सैनिक के आदेश के अनुसार दास रुके और जमीन पर गिर गए, कांपते और थके हुए। जहां सड़क चौड़ी हुई, वह छोटी जगह थी जो बाहर की हवा से कुछ हद तक चट्टान के उभरे हिस्से से सुरक्षित थी, लेकिन आराम से विश्राम करना अभी भी ठंडा था। सैनिक दासों को एक करीबी घेरे में रखने में व्यस्त हो गए ताकि वे गर्मी साझा कर सकें, और शिविर के केंद्र में बड़ी आग जलाई, हालांकि इससे पहले कि उनके घोड़े की देखभाल की गई। भारी गाड़ी जिसमें खाना, पानी और अन्य सामान था, जिस पर मुख्य जंजीर मजबूती से जुड़ी थी, उसे आगे धकेला गया ताकि हवा को रोका जा सके। दुनिया को देखते हुए सनी ने देखा कि पहले वाला युवा सैनिक पहाड़ की ओर जटिल भावों के साथ देख रहा था। कितना अजीब आदमी। जल्दी ही आग तेज हो गई। मजबूत दास आग के करीब जाने की कोशिश करते, जबकि कमजोर जैसे सनी घेरे के बाहरी छोर पर बैठने के लिए मजबूर थे। पीठ ठंड से जम रही थी। निश्चित रूप से किसी भी गतिविधि में जंजीर बाधक थी, इसलिए परिचित चौड़े कंधों वाले दास आखिरकार वहीं रहे जहां उन्होंने आग के करीब जाने की कोशिश की थी। शापित इंपीरियल्स, उसने फुफकारते हुए कहा, स्पष्ट रूप से नाराज। सैनिक दासों के बीच चले, उन्हें पानी और खाना देते। सनी, जैसे सभी अन्य लोग, ने बर्फीले पानी के कुछ बूंद और सड़ा पुराना कठोर रोटी का टुकड़ा प्राप्त किया। इसके अस्वादिष्ट दिखने के बावजूद उसने पूरा खा लिया ताकि वह पहले की तरह भूखा न रहे। लगता था कि वह अकेला नहीं था। पिछली जगह पर चल रहे घुबराए हुए दास ने पीड़ा में चारों ओर देखा। सभी देवताओं की कसम, उन्हें तो मुझे जेल में भी बेहतर खिलाते थे। उसने जमीन पर थूका, हताश। और हम में से अधिकांश निर्दोष लोग भी जेल में फांसी की प्रतीक्षा में थे। उनसे कुछ कदम दूर, जहां पक्की सड़क खत्म होती और तेज चट्टानें शुरू होती, बर्फ से निकलती चमकदार लाल बेरें उग रही थीं। सनी ने पहले भी इन्हें देखा था, रास्ते में यहाँ वहाँ समूहित, और नोट किया कि ये मजबूत और सुंदर लग रही थीं। घबराए हुए दास की आंखें चमकी जब उसने चारों हाथों से उन बेरीज की ओर रेंगने की कोशिश की। मैं सलाह देता हूं कि इन्हें मत खाओ, दोस्त। ये फिर से वही नर्म आवाज वाला दास था। सनी ने घूमकर उसे पहली बार देखा। वह 40 के दशक का, लंबा, दुबला और अजीब तरह से सुंदर व्यक्ति था, विद्वान की गरिमापूर्ण झलक के साथ। कि ऐसे व्यक्ति का दास कैसे बना, ये रहस्य था। फिर भी वह वहां था। तुम और तुम्हारी सलाह। क्या? क्यों? विद्वान ने माफी भरी मुस्कान दी। ये बेर ब्लूडबेन कहलाती हैं। ये उन जगहों पर उगती हैं जहां मानव रक्त गिरा होता है। इसलिए दास व्यापार मार्गों पर हमेशा इन्हें देखा जा सकता है। तो क्या? बूढ़े आदमी ने आह भरी। ब्लूडबेन जहरीली है। कुछ ही बेर एक बड़े आदमी को मारने के लिए पर्याप्त हो सकती हैं। शापित। घबराया हुआ दास पीछे हटा और विद्वान की ओर घूरा। सनी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चारों ओर देखते हुए उसने अंततः शिविर की जगह को पहचान लिया, वही जगह जहां उसने नाइटमेयर की शुरुआत में हड्डियों को बर्फ के नीचे देखा था। और वह शर्त लगाने को तैयार था कि जो कुछ भी उन्हें मारने वाला था, वह जल्दी ही होने वाला है। जैसे ही उसके विचारों का उत्तर देने के लिए ऊपर से गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी, और अगले ही पल कुछ विशाल आकाश से नीचे टूटकर आया। अध्याय 4, पर्वत का राजा।
गड़गड़ाहट की आवाज़ की दिशा में मुड़ते ही कई दासों ने अपने सिर उठाए और देखा कि ऊपर से चट्टानें और भारी बर्फ के टुकड़े उन पर गिर रहे थे। वे तुरंत घबरा गए, चीख पुकार में इधर उधर झूलते हुए। जंजीरों में उलझे दास जमीन पर गिरते और दूसरों को भी अपने साथ खींचते, और काले पत्थरों पर छायाएं खुश होकर नाच रही थीं। सनी उन वेनेजन में से एक था जो खड़ा रहा, ज्यादातर इसलिए कि वह इस तरह की घटना के लिए तैयार था। शांत और संयत, उसने एट्रिब्यूट समर्थित आंखों से अंधकार को भेदते हुए रात के आकाश को देखा और एक मापी हुई कदम पीछे लिया। अगले ही पल एक आदमी के धड़ के आकार का बर्फ का टुकड़ा उसके ठीक सामने जमीन पर गिरा और फट गया, चारों ओर तेज तेज टुकड़ों की बारिश कर दी। दूसरे उतने तेज नहीं थे। बर्फ और पत्थर गिरते रहने पर कई घायल हुए और कुछ की मौत भी हो गई। कराहते हुए दर्द की आवाजें हवा में गूंज उठीं। खड़े हो जाओ मूर्खों, दीवार की ओर भागो। वयोवृद्ध सैनिक, जिसने कुछ घंटे पहले सनी को मार पीटा था, गुस्से में चिल्ला रहा था, दासों को पहाड़ की ढलान की अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह की ओर जाने के लिए कह रहा था। लेकिन इससे पहले कि कोई उसके आदेश पर ध्यान देता, कुछ विशाल गिरा, पत्थरों के नीचे कंपन करते हुए। ये कारवां और पहाड़ की दीवार के बीच गिरा। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। पहले ये गंदे बर्फ का ढेला लगता था, मोटे तौर पर गोलाकार और माउंटेड घुड़सवार की ऊंचाई के बराबर। लेकिन जब जीव ने अपने लंबे अंग फैलाए और उठ खड़ा हुआ, तो ये पत्थर के मंच पर रात के डरावने मौत के संकेत की तरह छाया डालता दिखा। ये चीज कम से कम 4 मीटर लंबी होगी, सनी ने सोचा, थोड़ा स्तब्ध। उस जीव की 2 छोटी टांगें थीं, एक कर्कश झुका हुआ धड़ और असमान रूप से लंबे बहुजोड़ वाले हाथ, दो जो भयावह हड्डी के पंजों के साथ समाप्त होते, और 2 छोटे, लगभग मानव जैसी उंगलियों के साथ। जो चीज पहली नजर में गंदे बर्फ जैसी लग रही थी, वह असल में उसका फर था, पीला स्लेटी और फटा पुराना, इतना मोटा कि तीर और तलवार को रोक सके। उसके सिर पर 5 दूधिया सफेद आंखें दासों को कीट जैसी उदासीनता से देख रही थीं। उनके नीचे एक भयानक मुंह आधा खुला था, जैसे किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा हो। गाढ़ा लार उसके ठोड़ी से बह रहा था और बर्फ में गिर रहा था। लेकिन जो सनी को सबसे ज्यादा विचलित कर रहा था, वह था जीव की त्वचा के नीचे लगातार हिलती हुई अजीब कीड़े जैसी आकृतियां। वह उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता था, क्योंकि दुर्भाग्यवश वह उन बुरी किस्म के लोगों में से था जो इस भयानक प्राणी के सबसे नजदीक थे। ये तो बहुत ही ज्यादा है, उसने स्तब्ध होकर सोचा। जैसे ही सनी ने ये सोचा, सब कुछ बेकाबू हो गया। जीव ने हाथों से हमला किया, लेकिन सनी एक कदम आगे था। बिना समय गंवाए उसने जंजीर की सीमा के अनुसार साइड में कूद लगाई और अपने आप को और भयानक प्राणी के बीच चौड़े कंधों वाले दास के पीछे रख दिया। उसकी तेज प्रतिक्रिया ने उसकी जान बचाई, क्योंकि कुछ ही क्षण बाद तेज पंजों ने उस आदमी को चीर दिया और हवा में खून की धाराएं उड़ गईं। अस्थायी रूप से अंधा होकर सनी ने एक भयानक चीख सुनी और विशाल छाया को अपने ऊपर जाते हुए महसूस किया। तुरंत बाद रात में चिल्लाहट की गूंज फैल गई। उसने इसे नजरअंदाज किया और शव को किनारे करने की कोशिश की, लेकिन जंजीर के झटके ने उसके कलाई को मोड़ दिया और तेज दर्द से उसका मन भर गया। संकोच में वह कुछ कदम खींचा गया, फिर जंजीर अचानक ढीली हुई और उसने अपने हाथों पर नियंत्रण पाया। देखो, हालात और भी बुरे हो सकते थे। उसने अपने हाथों को मृत आदमी के धड़ पर रखा और पूरी ताकत से धक्का दिया। भारी शव हर प्रयास का विरोध कर रहा था, लेकिन अंततः गिर पड़ा और सनी को स्वतंत्र कर दिया। लेकिन वह अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सका, क्योंकि उसी क्षण उसने महसूस किया कि मृत आदमी की त्वचा के नीचे कुछ हिल रहा है। तुम बस सोचते रहते हो कि चीजें और भी खराब हो सकती हैं, है ना मूर्ख? उसने सोचा और पीछे हटा। शव को अपने पैरों से धकेलते हुए सनी ने जितना हो सके दूर क्रॉल किया, लगभग 1.5 मीटर, जंजीर की वजह से। उसने चारों ओर जल्दी से देखा, देखता हुआ कि दूसरी ओर दासों के बीच प्राणी कहर बरपा रहा था। फिर उसने मृत शरीर पर ध्यान केंद्रित किया, जो अब अधिक हिंसक रूप से कांप रहा था। शिविर के दूसरी तरफ घबराए हुए दास ने इसे घूरते हुए देखा। सनी ने उसे ध्यान देने के लिए हाथ हिलाया। क्यों घूर रहे हो? इससे दूर हटो। घबराए दास ने कोशिश की, लेकिन तुरंत गिर पड़ा। जंजीर तीनों के बीच उलझ गई थी। सनी ने दांत पीस लिए। शव के ठीक नीचे अजीब हड्डी की परतें उसकी त्वचा को भेद रही थीं, मांस उभरकर आकार बदल रहा था। नाखून तेज पंजों में बदल रहे थे, चेहरा फटकर मुंह खोल रहा था, और दांत अधिक कतारों में खून से सने सुई जैसे हो गए। ये ठीक नहीं है, सनी ने झटका महसूस किया और उल्टी आने की तीव्र इच्छा हुई। जंजीर। विद्वान दास बस कुछ कदम पीछे था, चेहरा सफेद जैसे भूत उसकी कड़ी जंजीर की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन अब खुद को बचाने वाला केवल एक व्यक्ति था, सनी। वह प्राणी अब भी धीमा और सुस्त, पर उसने जंजीर का उपयोग किया। उसने इसे अपनी कंधों पर लपेटा और हाथों को शरीर के पास दबाया। जल्दी से सनी ने जंजीर को कई बार उसके चारों ओर लपेट दिया। अच्छी बात यह थी कि अब प्राणी अपने हाथ हिला नहीं सकता था। बुरी बात यह थी कि जंजीर का लंबा हिस्सा समाप्त हो गया, जिससे उनके बीच लगभग कोई दूरी नहीं बची। तुम दोनों, सनी ने अपने 2 साथी दासों को चिल्लाया।
जंजीर को ऐसे खींचो जैसे तुम्हारी जान इसी में हो। क्योंकि थी भी। घबराया हुआ दास और विद्वान दास उसे घूर रहे थे, फिर समझ गए कि सनी क्या सोच रहा है और उन्होंने जंजीर खींचना शुरू किया। शानदार, सनी ने सोचा। प्राणी ने अपने मांसपेशियों को उभारकर आज़ादी पाने की कोशिश की। जंजीर कड़कड़ाई, हड्डी के कांटों पर फंसी, जैसे धीरे धीरे टूट रही हो। इतनी शानदार नहीं। जंजीर को पकड़ते हुए सनी ने प्राणी की गर्दन पकड़ ली और जल्दी कदम से उसके चारों ओर घूमते हुए अपनी पीठ का उपयोग कर उसे अपनी तरफ खींचा। सनी जानता था कि वह अपने हाथों से किसी आदमी को घोंटना भी नहीं कर सकता, भले ही डरावना म्यूटन हो। लेकिन अब अपने शरीर के वजन और अपनी पीठ का लीवरेज लेकर उसे कम से कम मौका था। उसने पूरी ताकत से खींचा, महसूस करते हुए कि प्राणी का शरीर उसके खिलाफ दब रहा था, हड्डी के कांटे उसकी त्वचा से छू रहे थे। प्राणी संघर्ष करता रहा, तेज आवाज निकालते हुए। अब बस ये सवाल था कि क्या पहले टूटेगा, जंजीर या प्राणी। मर मर तू हरामी। सनी की पसीने और खून से लथपथ चेहरा था। उसने जितनी ताकत जुटा सकते थे खींचा। हर सेकंड एक युग जैसा महसूस हो रहा था। उसकी ताकत और सहनशक्ति जो भी बची थी तेजी से समाप्त हो रही थी। घायल पीठ, कलाई और मांसपेशियों में हड्डी के कांटे दर्द दे रहे थे। और फिर आखिरकार सनी ने महसूस किया कि प्राणी का शरीर ढीला हो गया। कुछ ही क्षण बाद एक फेंटली परिचित आवाज हवा में गूंजी। यह अब तक की सबसे खूबसूरत आवाज थी जिसे उसने सुना था। तुमने एक सोते हुए जीव को मार दिया है, माउंटेन किंग का लावा। अध्याय 5, टूटी हुई जंजीरें। आपने एक सुप्त प्राणी माउंटेन किंग के लावा का वध किया है। सनी घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी सांसें बिखरी हुई थीं। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी किसी मांस पीसने वाली मशीन से होकर निकला हो, यहाँ तक कि एड्रेनालिन की भारी मात्रा भी सारे दर्द और थकान को धो नहीं पा रही थी। और फिर भी वह रोमांचित था। लावा को मारने की संतुष्टि इतनी प्रचंड थी कि वह ये सोचकर निराश होना भी भूल गया कि उसे कोई मेमोरी नहीं मिली, ड्रीम रियल्म के किसी निवासी की एसेंस से जुड़ी वह विशेष वस्तु जो कभी कभी स्पेल विजयी अवेकेंट को देता था। इस समय एक जादुई तलवार या कवच का एक सूट बहुत काम आता। धिक्कार है, वह तो एक गर्म कोट से भी खुश हो जाता। 3 सेकंड, तुम और 3 सेकंड आराम कर सकते हो, सनी ने सोचा। आखिरकार ये दुर्स्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ क्षण बाद उसने खुद को संभाला और स्थिति का जायजा लेने के लिए चारों ओर देखा। लावा मर चुका था, यह अच्छी बात थी। लेकिन वह अभी भी उस कमबख्त जंजीर से बंधा हुआ था। चालाक गुलाम और स्कॉलर दोनों ही मौत जैसे पीले पड़े थे और जंजीर को सुझाने में लगे थे ताकि उन तीनों को कम से कम थोड़ी सी आज़ादी मिल सके। थोड़ी दूरी पर फटे हुए शरीर और मांस के टुकड़े जमीन पर पड़े थे। कई गुलाम मारे जा चुके थे, कुछ किसी तरह बच निकले थे और अब भाग रहे थे। मूर्ख, वे खुद को बर्बाद कर रहे हैं। जैसा कि पता चला, जंजीर किसी समय 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी, इसीलिए जब घबराए हुए गुलामों की भीड़ सनी को घसीट रही थी तो वह अचानक ढीली पड़ गई। अगर उनकी बेड़ियों का ताला कम जटिल होता तो शायद वह अभी खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन हर जोड़ी एक खास कड़ी से जुड़ी थी, ताला खोले बिना कोई कहीं नहीं जा सकता था। तानाशाह संभवतः माउंटेन किंग अलाव की तीव्र रोशनी के कारण दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पत्थरों में फैलते हल्के कंपन और उन गुलामों की हताश चीखों से जो अभी मरे नहीं थे, सनी उसकी हरकतें महसूस कर सकता था। एक दो क्रुद्ध गर्जन भी सुनाई दे रही थीं, जो ये बताती थीं कि कुछ सैनिक अब भी जिंदा थे और उस दैत्य से लड़ने की बेताब कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस चीज़ ने उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह ये था कि कई क्षत विक्षत शव हिलने लगे थे और लावा। उसकी आंखें फैल गईं। एक एक करके 4 और लाशें धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। हर एक प्राणी उतना ही घिनौना और उतना ही घातक था जितना पहला। सबसे पास वाला सनी से बस कुछ ही मीटर दूर था। सब कुछ धिक्कार में जाए, उसने सोचा। और फिर बेहद कमजोर स्वर में, मैं जागना चाहता हूँ। अजीब सी टिक टिक की आवाज़ हवा में भर गई। प्राणियों में से एक ने अपना सिर तीनों गुलामों की ओर घुमाया और अपने दांत किटकिटाए। चालाक जमीन पर गिर पड़ा, बुदबुदाते हुए प्रार्थना करने लगा, जबकि स्कॉलर वहीं जड़ हो गया। सनी की नज़र जमीन पर दौड़ी, कोई हथियार ढूंढने के लिए, लेकिन इस्तेमाल करने लायक एक भी चीज़ नहीं थी। गुस्से से भरकर उसने जंजीर का एक हिस्सा अपनी उंगलियों पर लपेटा और मुट्ठियां उठा लीं। आज जा कमीने, लावा अविश्वसनीय रफ्तार से झपटा, पंजों, दांतों और आतंक के तूफान में। सनी के पास प्रतिक्रिया देने के लिए 1 सेकंड से भी कम समय था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक फुर्तीली आकृति उसके पास से गुजरी और हवा में एक तेज तलवार चमकी। एक ही वार में सिर करते ही वह दैत्य बेहुदा ढंग से जमीन पर गिर पड़ा। सनी ने पलक झपकाए। ये क्या था? हैरान होकर उसने धीरे धीरे सिर बाईं ओर घुमाया। वहां वही सुंदर युवा सैनिक खड़ा था जिसने कभी उसे पानी दिया था। उसके चेहरे पर वीरता भरा भाव था। वह शांत और संयमित लग रहा था, बस थोड़ा सा गंभीर। उसके चमड़े के कवच पर धूल या खून का एक भी छींटा नहीं था। वह कमाल है, सनी ने सोचा, फिर खुद को टोक लिया।
दिखावटी, मेरा मतलब है वह दिखावटी है। हल्का सा सिर हिलाकर सैनिक बाकी बचे 3 लावा का सामना करने आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक मुड़ा और सनी को देर तक देखता रहा। फिर एक फुर्तीले आंदोलन में उसने अपनी कमर से कुछ निकाला और सनी की ओर फेंक दिया। खुद को बचाओ। इसके साथ ही वह राक्षसों से लड़ने चला गया। सनी ने सहज प्रतिक्रिया में वह वस्तु पकड़ ली और सैनिक को जाते हुए देखा। फिर उसने नज़र नीचे झुकाए और अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ी चीज को देखा। वह एक छोटी पतली लोहे की छड़ थी जिसके सिरे पर सीधा सा मोड़ था। चाबी, यह एक चाबी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये बेड़ियों की चाबी है। युद्ध की ओर एक आखिरी नज़र डालकर सनी एक घुटने पर गिरा और बेड़ियों को संभालने लगा, अपनी हथेली को सही स्थिति में लाने की कोशिश करते हुए ताकि चाबी डाली जा सके। अपरिचित ताले को समझने में उसे कुछ कोशिशें लगीं, लेकिन आखिरकार एक संतोषजनक क्लिक की आवाज़ आई और वह अचानक आज़ाद हो गया। ठंडी हवा ने उसकी लहूलुहान कलाइयों को सहलाया। सनी ने उन्हें मलते हुए आंखों में अंधेरी चमक के साथ मुस्कुराया। अब बस देखते जाओ। एक पल के लिए हिंसा और बदले की कल्पनाएं उसके मन में भर गईं। लड़के, इधर आओ। चालाक हाथ हिला हिलाकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। सनी ने एक पल के लिए सोचा कि उसे मरने के लिए छोड़ दे, लेकिन फिर मन बदल लिया। संख्या में ताकत होती है। इसके अलावा चालाक की पिछली धमकियों और उसकी कुल मिलाकर बदतमीजी के बावजूद सनी किसी साथी गुलाम को जंजीरों में छोड़कर जाने पर बुरा महसूस करता, खास तौर पर जब उसे आज़ाद करने में कोई कीमत नहीं चुकानी थी। वह जल्दी से दोनों गुलामों के पास पहुंचा और उनकी बेड़ियां खोल दीं। जैसे ही चालाक आज़ाद हुआ, उसने सनी को धक्का दिया और पागलों की तरह हंसते हुए छोटा सा नाच किया। आखिरकार आज़ादी। देवता हम पर मुस्कुरा रहे होंगे। स्कॉलर ज्यादा संयमित था। उसने कृतज्ञता से सनी का कंधा दबाया और हल्की मुस्कान दी, फिर चल रही लड़ाई की दिशा में तनावपूर्ण नजर डाली। 3 में से 2 लावा पहले ही मारे जा चुके थे, तीसरे का एक हाथ गायब था, लेकिन वह अब भी अपने प्रतिद्वंद्वी को चीरने की कोशिश कर रहा था। युवा सैनिक उसके चारों ओर नृत्य सा कर रहा था, जन्मजात योद्धा की सहज तरल गति के साथ। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? भागो। चालाक भागने को मुड़ा, लेकिन स्कॉलर ने उसे रोक लिया। मेरे मित्र, मैं तो अगर तुमने फिर से सलाह शब्द कहा तो देवताओं की कसम, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। दोनों गुलाम एक दूसरे को खुली दुश्मनी से देखने लगे। कुछ क्षण बाद स्कॉलर ने नजरें झुका लीं और आह भरी। अगर हम अभी भागे तो निश्चित रूप से मर जाएंगे। क्यों? बुजुर्ग गुलाम ने बस उस ऊंचे अलाव की ओर इशारा किया। क्योंकि उस आग के बिना रात खत्म होने से पहले ही हम ठंड से मर जाएंगे। सूरज उगने तक भागना आत्महत्या है। सनी ने कुछ नहीं कहा, वह जानता था कि स्कॉलर सही है। सच तो यह है कि लावा का गला घोंटने के तुरंत बाद उसे यह एहसास हो गया था। माउंटेन किंग चाहे जितना भी भयानक हो, वह लाव ही इस जमी हुई नर्क सी जगह में उनकी एकमात्र जीवन रेखा था। बिल्कुल वैसा ही जैसा वह चौड़े कंधों वाला गुलाम ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे कह गया था। किसी को उन्हें मारने की जरूरत नहीं थी। अगर मौका मिला तो पहाड़ खुद ही यह काम कर देता। तो क्या हुआ? मैं उस राक्षस द्वारा खाए जाने से बेहतर ठंड से मरना पसंद करूंगा। ऊपर से उन चीजों में बदल जाना। चालाक बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में कोई दृढ़ता नहीं थी। उसने पत्थर के मंच के चारों ओर फैले अंधकार की ओर देखा और कांपते हुए एक छोटा सा कदम पीछे हटा लिया। इस समय तक तीसरा लावा भी मर चुका था और युवा सैनिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शायद वह लाव के दूसरी ओर चल रही लड़ाई में शामिल हो गया था, तीनों गुलामों को पत्थर के मंच के पहाड़ी हिस्से में अकेला छोड़कर। स्कॉलर ने गला साफ किया। हो सकता है राक्षस उन लोगों से तृप्त हो गया हो जिन्हें वह पहले ही मार चुका है। हो सकता है इंपीरियल्स ने उसे हरा दिया हो या भगा दिया हो। किसी भी हालत में अगर हम यहाँ रुके तो हमारे पास बचने का एक मौका है, भले ही बहुत छोटा। लेकिन अगर हम भागे तो हमारा अंत निश्चित है। तो फिर करें क्या? स्कॉलर के विपरीत सनी को पूरा यकीन था कि माउंटेन किंग सिर्फ ज्यादातर गुलामों को मारकर संतुष्ट नहीं होगा। न ही उसे विश्वास था कि कुछ नश्वर सच में उसे हरा पाएंगे। भले ही वे साधारण लोग न होकर अवेकेंड ही क्यों न हो, एक तानाशाह से लड़ाई ऐसी चीज नहीं थी जिससे कोई आसानी से जिंदा निकल सके। जीतना तो दूर की बात थी, लेकिन अगर उसे जीना था तो किसी न किसी तरह उस चीज से छुटकारा पाना ही होगा। चलो जरा जाकर देखते हैं। चालाक ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी पागल को देख रहा हो। क्या तुम पागल हो? तुम उस दैत्य के और पास जाना चाहते हो? सनी ने उसे भावहीन नजर से देखा, कंधे उचकाए और उन्मत्त राक्षस की दिशा में चल पड़ा। अध्याय 6, तानाशाह से सामना। सनी एक नाइटमेयर क्रिएचर का सामना करने जा रहा था, और कोई साधारण प्राणी नहीं, 5वीं श्रेणी का एक भयावह आतंककारी तानाशाह। उसके बचने की संभावना इतनी कम थी कि अगर वह कभी इसे लड़ने की कोशिश के रूप में पेश करता तो लोग उसके मुंह पर हंस देते, बशर्ते कि वे खुद उस प्राणी से 2-3 रैंक ऊपर के अवेकन न हो, जो कि सनी बिल्कुल नहीं था।
और फिर भी उसे इस माउंटेन किंग से किसी न किसी तरह निपटना ही था, वरना उससे भी ज्यादा दयनीय मौत उसका इंतजार कर रही थी। इस विलंबित निष्पादन की शुरुआत से ही जिस हास्यास्पद स्तर तक हालात उसके खिलाफ थे, वह बहुत पहले ही उबाऊ हो चुका था। अब उसके पास इस बारे में सोचने की ऊर्जा भी नहीं बची थी। आखिर डरने लायक क्या था? वह तो पहले से ही लगभग मरा हुआ था। इससे ज्यादा मरा हुआ तो हो ही नहीं सकता। तो फिर चिंता क्यों? अलाव के दूसरी ओर हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। ज्यादातर गुलाम पहले ही मर चुके थे। कुछ सैनिक अब भी दैत्य से लड़ने की हताश कोशिश कर रहे थे, लेकिन साफ था कि वे ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। सनी की आंखों के सामने ही तानाशाह ने एक मरे हुए गुलाम को उठाया, जंजीर को उसके साथ घसीटते हुए, और अपना भयानक मुंह पूरा खोल दिया। एक ही कुचल देने वाले कौर में गुलाम का शरीर दो टुकड़ों में फट गया और बेड़ियों में बस खून से सने ठूंठ ही रह गए। माउंटेन किंग की 5 उदासीन दूधिया आंखें दूर शून्य में ताक रही थीं, जबकि वह चबाता रहा। खून की धारें उसकी ठुड्डी से बह रही थीं। ये देखकर कि प्राणी की ऊपरी भुजाएं व्यस्त थीं, एक सैनिक चीखा और अपना लंबा भाला लहराते हुए आगे झपटा। सिर घुमाए बिना तानाशाह ने अपनी छोटी निचली भुजाओं में से एक बढ़ाई, सैनिक का सिर लोहे जैसी पकड़ में जकड़ा और जोर से दबाया। बेचारे की खोपड़ी साबुन के बुलबुले की तरह चकनाचूर हो गई। अगले ही पल सिर विहीन शरीर को चट्टान से नीचे फेंक दिया गया और वह नीचे के अथाह गर्त में गायब हो गया। चालाक दोहरा होकर उल्टियां करने लगा, फिर कांपते हुए खड़ा हुआ और सनी को घूरने लगा। तो देख लिया, अब क्या? सनी ने जवाब नहीं दिया। वह सिर को हल्का सा एक ओर झुकाए तानाशाह को ध्यान से देख रहा था। चालाक कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर स्कॉलर की ओर मुड़ा। मैं कह रहा हूं बूढ़े, ये लड़का दिमाग से बीमार है। यह इतना शांत कैसे रह सकता है? शश, आवाज धीमी रखो मूर्ख। चालाक के चेहरे से खून उतर गया। उसने खुद को थप्पड़ मारा और दोनों हाथों से मुंह ढक लिया। फिर डरते हुए तानाशाह की दिशा में देखा। सौभाग्य से वह विकृति गुलामों को खाने में बहुत व्यस्त थी, वे जो पहले ही मर चुके थे और वे जो अभी भी जिंदा थे, इसलिए उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। चालाक ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। सनी सोच में डूबा हुआ था, अपने बचने की संभावनाओं का हिसाब लगाते हुए। मैं उस चीज से छुटकारा कैसे पाऊं? उसके पास न तो कोई विशेष शक्तियां थीं, न ही कोई सेना जो लाशों के पहाड़ तले तानाशाह को दबा दे। सनी ने अपनी नज़र हटाई और प्राणी के पार बिना चांद वाले आकाश के अंतहीन अंधकार में देखा। जैसे ही वह रात को निहार रहा था, हवा में एक तेज चमक लकीर की तरह दौड़ी और तानाशाह की एक भुजा से टकराई, चिंगारियों की बारिश में फूटती हुई। युवा सैनिक सनी का वीर मुक्तिदाता ने जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा दैत्य पर फेंका था और अब चुनौती भरे अंदाज में अपनी तलवार उठाए खड़ा था। मुझसे भिड़ो शैतान, ध्यान भटकाने वाला। बिल्कुल वही चाहिए था, क्योंकि सनी अपने 2 हाथों से माउंटेन किंग को मार ही नहीं सकता था। उसने किसी और की मदद लेने का फैसला किया था। कोई इंसान इस काम के लायक नहीं था, इसलिए वह प्रकृति की एक शक्ति का इस्तेमाल करने वाला था। जब मैं खुद इसे नहीं निपटा सकता, तो गुरुत्वाकर्षण से काम ले लेते हैं। वह योजना के विवरण सोच ही रहा था कि युवा नायक की मूर्खतापूर्ण बहादुरी ने उसे एक अवसर दे दिया। अब सब कुछ इस पर निर्भर था कि वह घमंडी मूर्ख कितनी देर तक जिंदा रह पाता है। मेरे साथ आओ, सनी चिल्लाया और पत्थर के मंच के सिरे की ओर दौड़ पड़ा, जहां भारी वैगन खाई के किनारे खतरनाक ढंग से खड़ा था। चालाक और स्कॉलर ने एक दूसरे को संदेह से देखा, फिर उसके पीछे चल पड़े। शायद उन्होंने उसकी शांति को आत्मविश्वास समझ लिया था, या फिर दैवी प्रेरणा। आखिरकार ये तो सर्वविदित था कि पागल लोगों पर देवता अक्सर मेहरबान होते हैं। उनके पीछे नायक फुर्ती से तानाशाह के पंजों के नीचे से फिसल गया और तलवार से वार किया। धार गंदी फर पर बेसर फिसल गई, प्राणी के मांस पर खरोंच तक नहीं आई। अगले ही पल तानाशाह डरावनी रफ्तार से हिला और अपनी चारों भुजाएं नए चिढ़ाने वाले शत्रु की ओर झोंक दी। लेकिन सनी को इसका पता नहीं था। वह पूरी गति से दौड़ रहा था, वैगन के और पास पहुंचता हुआ। वहां पहुंचकर उसने जल्दी से चारों ओर देखा, कोई लावा तो पास नहीं, और पीछे के पहियों की ओर बढ़ गया। वैगन पत्थर के मंच के ऊपरी सिरे पर छोड़ा गया था, जहां वह संकरा होकर फिर सड़क में बदल जाता था। उसे हवा रोकने के लिए आड़ा खड़ा किया गया था, सामने पहाड़ की दीवार और पीछे खाई की ओर। पीछे के पहियों के नीचे 2 बड़े लकड़ी के वेज फंसाए गए थे, ताकि वैगन पीछे की ओर न लुढ़के। सनी ने अपने साथियों की ओर मुड़कर वेज की ओर इशारा किया। जब मैं कहूं, दोनों निकाल देना, फिर धक्का देना, समझे? क्या? क्यों? चालाक उसे घूर रहा था, जैसे उसे कुछ समझ ही न आया हो। स्कॉलर बस वेज और फिर तानाशाह को देखता रहा। चमत्कारिक रूप से नायक अभी भी जिंदा था। वह प्राणी के अंगों के बीच नाच रहा था, हर बार पूरी तरह चीर दिए जाने से बस आधा सेकंड दूर। कभी कभी उसकी तलवार हवा में चमकती, लेकिन बेकार। माउंटेन किंग की फर बहुत मोटी थी और उसकी त्वचा साधारण हथियारों से घायल होने के लिए बहुत कठोर। युवा योद्धा के चेहरे पर चिंता की एक झलक थी। जहां तक सनी देख सकता था, बाकी सभी सैनिक मर चुके थे, इसलिए उसे उस एक के थोड़ी देर और जिंदा रहने की सख्त जरूरत थी।
अभी मत मरना, उसने मन ही मन कहा। चालाक से उसने बस इतना कहा, तुम देखोगे। अगले ही पल सनी फिर दौड़ पड़ा, जंजीर का पीछा करते हुए उस जगह तक जहां वह वैगन से जुड़ी थी। जिसे वह ढूंढ रहा था उसे पहचानना मुश्किल था। पत्थर के मंच पर लाशें, खून और अंतड़ियां बिखरी पड़ी थीं, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ थी। थोड़ी देर बाद उसे वह मिल गया, जंजीर का फटा हुआ सिरा। सबसे पास की बेड़ियों तक पहुंचकर, जिनमें एक भयानक रूप से विकृत गुलाम का शव बंद था, सनी घुटनों पर गिरा और चाबी से छेड़छाड़ करने लगा। तभी एक दबी हुई चीख सुनाई दी और बगल की नज़र से उसने देखा कि नायक हवा में उड़ता हुआ जा रहा है। आखिरकार तानाशाह के एक वार की चपेट में आ गया था। अविश्वसनीय रूप से युवा सैनिक अपने पैरों पर उतर गया और पत्थरों पर कई मीटर तक फिसलता चला गया। उसके सभी अंग सही सलामत थे, शरीर पर कोई भयानक घाव भी नहीं था। बिना एक पल गंवाए नायक आगे लुढ़का, जमीन पर गिरी अपनी तलवार उठाए, फिर एक बार और इस बार बगल की ओर लुढ़का, तानाशाह के भारी पैर के कुचलते वार से बाल बाल बचते हुए। लुढ़कना, ऐसी हालत में कौन लुढ़कता है। अब और समय बर्बाद किए बिना सनी ने आखिरकार बेड़ियां खोल दीं। मरे हुए गुलाम को उनसे झटक कर बाहर निकाला और फिर तुरंत उन्हें दोबारा बंद कर दिया, इस बार जंजीर के चारों ओर। इस तरह एक अस्थायी फंदा और लूप बन गया। अब सब कुछ उसके संकल्प, हाथ आंख के तालमेल और किस्मत पर निर्भर था। वैगन के पास इंतजार कर रहे चालाक और स्कॉलर की ओर मुड़कर वह चीखा। अब फिर जंजीर की अच्छी खासी लंबाई उठाकर सनी खड़ा हुआ और तानाशाह का सामना किया। नायक ने उसे आधी नज़र से देखा। उसकी आंखें एक पल जंजीर पर ठहरीं, फिर तेजी से उसका पीछा करते हुए वैगन तक पहुंचीं। बिना कोई भाव दिखाए युवा योद्धा ने अपने प्रयास दोगुने कर दिए, प्राणी का ध्यान सनी से हटाने के लिए। तो ये समझदार भी है, क्या धोखा है। सिर से सारे अनावश्यक विचार झटककर सनी ने अपने हाथों में जंजीर के वजन पर, अपने और तानाशाह के बीच की दूरी पर और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। समय जैसे थोड़ा धीमा हो गया। कृपया चूकना मत। अपनी सारी ताकत समेटकर सनी घूमा और जंजीर को हवा में फेंक दिया, जैसे कोई मछुआरा जाल डालता है। उड़ते हुए लूप खुला और नायक व तानाशाह की लड़ाई की जगह की ओर बढ़ा। योजना ये थी कि लूप जमीन पर उनके काफी पास गिरे, ताकि जैसे ही तानाशाह का कोई पैर उसमें पड़े, वह जंजीर खींचकर उसे उसके टखने के चारों ओर कस सके। लेकिन उसकी योजना शानदार ढंग से असफल हो गई। यानी वह सचमुच एक तमाशा बन गई। आखिरी क्षण में माउंटेन किंग अचानक पीछे झटका और जमीन पर गिरने के बजाय जंजीर का लूप बिल्कुल सटीक तरीके से उसकी गर्दन में जा पड़ा। अगले ही पल वह कस गया, लोहे के फंदे की तरह। सनी एक पल के लिए जम गया, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। फिर उसने मुट्ठियां भींच लीं, खुद को हवा में विजयी ढंग से हिलाने से रोकते हुए। हाँ, उसने भीतर ही भीतर चीख लगाए। कुछ ही पलों में वैगन खाई में लुढ़क जाएगा और तानाशाह को अपने साथ खींच ले जाएगा। सनी ने पीछे मुड़कर देखा और तुरंत उससे भी ज्यादा पीला पड़ गया। चालाक और स्कॉलर ने वाकई वैगन के पहियों के नीचे से वेज निकाल दिए थे और अब उसे सड़क के किनारे तक धकेलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन वैगन बहुत धीरे लुढ़क रहा था, बेहद धीरे। जितनी गति की सनी ने उम्मीद की थी उससे कहीं कम। वह घबराकर तानाशाह की ओर मुड़ा। प्राणी अपनी गर्दन पर अचानक पड़े भारी वजन से चौंककर पहले ही जंजीर को फाड़ने के लिए हाथ उठा चुका था। सनी की आंखें फैल गईं। अगले ही सेकंड नायक तानाशाह के एक पैर से जा टकराया, उसका संतुलन बिगाड़ते हुए और उन्हें थोड़ा और समय दिलाते हुए। सनी पहले ही वैगन की ओर दौड़ रहा था, मन ही मन गालियां बकते हुए। वहां पहुंचकर वह चालाक और स्कॉलर के साथ गीली लकड़ी पर टूट पड़ा, अपनी छोटी सी लेकिन बुरी तरह पिटी और पूरी तरह थकी देह की बची खुची सारी ताकत से धक्का लगाते हुए। लुढ़को लुढ़को, कमीने चरमराते टुकड़े। वैगन की रफ्तार थोड़ी बढ़ी, लेकिन खाई के किनारे तक पहुंचने में वह अब भी बहुत धीमा था। उसी समय तानाशाह ने आखिरकार अपनी गर्दन के चारों ओर बंधी जंजीर को पकड़ लिया, खुद को आज़ाद करने को तैयार। अब वे जिंदा रहेंगे या नहीं, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर था कि पहले क्या होता है। अध्याय 7, 3 गुलाम और एक नायक। लुढ़क, कमीने चरमराते टुकड़े। सनी वैगन से चिपक गया, जितनी ताकत बची थी उतनी लगाकर उसे धक्का देता हुआ। जो 4 ताकतवर बैल कभी उसे खींचते थे वे अब मर चुके थे और उनकी जगह 3 थके हुए गुलाम ये काम कर रहे थे। सड़क की ढलान उनकी मदद कर रही थी, फिर भी वैगन की रफ्तार पीड़ादायक रूप से धीमी थी। इसके मुकाबले तानाशाह कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। नायक को अपनी निचली भुजाओं के एक घातक झटके से पीछे धकेलते हुए उसने अपनी बाकी 2 भुजाएं गर्दन की ओर उठाईं और उस जंजीर को पकड़ने की कोशिश की जो फंदे की तरह उसके गले में लिपटी हुई थी। लेकिन इस बार माउंटेन किंग की भयावह काया ही उसके लिए नुकसान बन गई। उसके लंबे डरावने हड्डी के पंजे मांस चीरने के लिए तो बेहतरीन थे, लेकिन सूक्ष्म कामों के लिए नहीं। अपनी ही गर्दन काटे बिना जंजीर पकड़ने में उसे कुछ समय लग गया। तब तक वैगन लगभग खाई के किनारे पहुंच चुका था। आओ न, बस थोड़ा सा और। इसके बाद जो हुआ वह बहुत तेजी से घटा।
वैगन के पीछे के पहिए आखिरकार सड़क से फिसल गए, नीचे फैले अंधेरे लगभग अथाह गर्त के ऊपर लटकते हुए। प्राणी मुड़ा और तीनों गुलामों को अपनी 5 दूधिया निर्जीव आंखों से भावहीन घूरने लगा। वैगन डगमगाया, चालाक और स्कॉलर को गिरा दिया और फिर अपने मध्य अक्ष पर अस्थिर संतुलन बनाए हुए रुक गया। सिर्फ सनी ही खड़ा रह पाया। उसने ऊंचे खड़े दैत्य पर आखिरी नजर डाली, फिर वैगन के आगे वाले हिस्से में अपना कंधा जोर से मारा, अपना पूरा वजन उसके पीछे झोंकते हुए। आखिरकार वैगन ने संतुलन खो दिया और खाई के पार लुढ़क गया, नीचे की नुकीली चट्टानों से टकराते हुए कान फाड़ चरमराहट के साथ। सनी आगे की ओर गिरा और घुटनों के बल जमीन पर आ गया, बाल बाल बचा कि वैगन के साथ नीचे न गिर जाए। तानाशाह की ओर सिर घुमाकर उसने उसे एक दुष्ट मुस्कान दी। माउंटेन किंग ने दुबले पतले गुलाम पर झपटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल उसके गले की जंजीर कस गई और वह जबरदस्त ताकत से पीछे खींच गया, कपड़े की गुड़िया की तरह खाई के ऊपर से उड़ता हुआ। प्राणी बिना आवाज किए अंधेरे में गिर गया, मानो यह मानने से इनकार कर रहा हो कि उसे एक छोटे से इंसान ने हरा दिया। जा और मर कमीने, सनी ने सोचा। फिर उसने एक गहरी टूटी फूटी सांस ली और पूरी तरह थककर जमीन पर ढह गया। क्या बस यही था? क्या मैंने परीक्षा पार कर ली? वह ठंडे पत्थरों पर लेटा रात के आकाश को घूरता रहा और उस हल्की सी जानी पहचानी मगर फिसलती हुई आवाज का इंतजार करता रहा जो उसकी जीत की घोषणा करे। लेकिन उसकी जगह वह सारा दर्द जिसे उसने पहले अनदेखा किया था अब लहर दर लहर उसके पस्त शरीर को जकड़ने लगा। सनी करा उठा, उसे हर जगह चोट लग रही थी। उसकी पीठ की त्वचा जो गुलाम हाँकने वाले के कोड़े से फटी थी और नवजात लावा के हड्डी के कांटों से बेधी गई थी, खासतौर पर जल रही थी। वह फिर से कांपने भी लगा, उस भयानक ठंड से घिरता हुआ। उसके ऊपर एक अंधेरी आकृति उभरी। वह नायक था, हमेशा की तरह शांत और सुंदर। उसके कवच पर धूल और खरोंचें थीं, लेकिन इसके अलावा युवा सैनिक बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसने सनी की ओर एक हाथ बढ़ाया। उठो, वरना ठंड से मर जाओगे। सनी ने आह भरी, ये स्वीकार करते हुए कि उसका पहला दुर्स्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ था। फिर उसने दांत भींचे और धीरे धीरे खड़ा हुआ, नायक का सहारा लेने से इनकार करते हुए। उनके चारों ओर पूरी तरह कत्लेआम का दृश्य था। 3 गुलामों और नायक के अलावा कारवां का हर सदस्य मर चुका था। उनके शरीर जमीन पर बिखरे पड़े थे, भयानक रूप से क्षत विक्षत या टुकड़ों में फटे हुए। यहाँ वहाँ लावा के घिनौने शव भी दिख रहे थे। अलाव की रोशनी से बनी परछाइयाँ पत्थर के मंच पर खुशी खुशी नाच रही थीं, मानो इस विभत्स दृश्य से उन्हें कोई फर्क ही न पड़ता हो। सनी भी इतना थक चुका था कि परवाह कर सके। चालाक और स्कॉलर पहले ही उठ चुके थे, नायक को थकी हुई आशंका से देख रहे थे। बेड़ियां हो या न हो, वे अब भी गुलाम थे और वह अब भी गुलाम हाँकने वाला। उनकी तनावपूर्ण नजरें देखकर सैनिक ने आह भरी। तुम सब आग के पास आओ, हमें खुद को गर्म करना है और आगे क्या करना है इस पर बात करनी है। उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना नायक मुड़ा और चल पड़ा। कुछ पल हिचकिचाने के बाद गुलाम उसके पीछे हो लिए। कुछ देर बाद वे चारों अलाव के चारों ओर बैठे थे, उसकी सुखद गर्मी को सोखते हुए। चालाक और स्कॉलर एक दूसरे के करीब बैठे थे, नायक से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए। सनी सबसे अलग बैठा था, इसलिए नहीं कि उसे किसी पर दूसरों से ज्यादा अविश्वास था, बल्कि इसलिए कि उसे सामान्य तौर पर लोग पसंद ही नहीं थे। बचपन से ही सनी हमेशा अलग थलग रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी किसी के करीब आने की कोशिश नहीं की, बस उसमें वह क्षमता ही नहीं थी। जैसे उसके और बाकी लोगों के बीच कोई अदृश्य दीवार हो। अगर उसे शब्दों में कहना होता तो सनी कहता कि वह दिमाग के उस छोटे मगर अहम पुर्जे के बिना पैदा हुआ था जो हर किसी में मौजूद लगता था। नतीजतन वह अक्सर इंसानी व्यवहार से उलझन में पड़ जाता और उसकी नकल करने की कोशिशें चाहे कितनी भी ईमानदार क्यों न हो हमेशा बेकार जातीं। यह अजीबपन दूसरों को असहज कर देता था। संक्षेप में वह थोड़ा अलग था, और अगर एक चीज़ है जिसे लोग नफरत करते हैं तो वह है उनसे अलग लोग। समय के साथ सनी ने बस किसी के भी ज्यादा करीब न जाने की आदत डाल ली और अपने बहिष्कृत किरदार में आराम से ढल गया। यह आदत उसके काम आई क्योंकि इससे वह आत्मनिर्भर बना और कई मौकों पर संदिग्ध लोगों से पीठ में छुरा घोंपे जाने से भी बच गया। इसीलिए वह इस दुर्स्वप्न का बाकी हिस्सा 3 अजनबियों के साथ बांटने को लेकर उत्साहित नहीं था। बातचीत शुरू करने की कोशिश करने के बजाय सनी चुपचाप अपने आप में बैठा विचारों में खोया रहा। कुछ मिनटों बाद नायक की आवाज ने आखिरकार खामोशी तोड़ी। सूरज उगते ही हम जो भी खाना और पानी मिल सकेगा इकट्ठा करेंगे और पहाड़ से नीचे लौटेंगे। चालाक ने उसे चुनौती भरी नजर से देखा। हम वापस क्यों जाएं? फिर से जंजीरों में जकड़े जाने के लिए? युवा सैनिक ने आह भरी। पहाड़ों से बाहर निकलते ही हम अपने अपने रास्ते अलग कर सकते हैं, लेकिन तब तक तुम्हारी जान की जिम्मेदारी अब भी मेरी है। हम ऊपर की ओर रास्ता जारी नहीं रख सकते, पहाड़ी दर्रे के पार का रास्ता लंबा और कठिन है। वैगन में रखे सामान के बिना वहां पहुंचने की तुम्हारी संभावना बहुत कम है, इसलिए वापस जाना ही हमारी सबसे अच्छी उम्मीद है।
स्कॉलर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर विचार बदलकर चुप रह गया। चालाक ने गाली दी। स्पष्ट था कि नायक की तर्कसंगत बातों ने उसे मना लिया था। हम नीचे नहीं जा सकते। तीनों ने हैरानी से सनी की ओर देखा। चालाक हंस पड़ा और सैनिक की ओर झांका। इसकी बात मत सुनिए हुजूर, ये लड़का ओह देवताओं द्वारा छुआ गया है, मतलब पागल है। नायक ने भौहें सिकोड़ते हुए गुलामों की ओर देखा। तुम दोनों जिंदा हो तो सिर्फ इस बच्चे की बहादुरी की वजह से। तुम्हें शर्म नहीं आती इसे यूं बुरा भला कहते हुए? चालाक ने कंधे उचका दिए, जाहिर था कि उसे कोई शर्म नहीं थी। युवा सैनिक ने सिर हिलाया। मैं तो इसकी वजह सुनना चाहूंगा। बताओ हम नीचे क्यों नहीं जा सकते? सनी असहज हो गया, सबका ध्यान अपने ऊपर पाकर। क्योंकि उसने कहा, वह राक्षस मरा नहीं है। अध्याय 8। बिल्कुल कुछ भी नहीं। क्योंकि वह राक्षस मरा नहीं है। यह अशुभ शब्द खामोशी में तैरते रह गए। 3 जोड़ी आंखें फैल गईं और सीधा सनी को घूरने लगीं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? थोड़ा सोचने के बाद सनी इस नतीजे पर पहुंचा कि वह तानाशाह सच में अभी जिंदा था। उसका तर्क काफी सीधा था। जब वह प्राणी खाई में गिरा तब उसने उस पैल की आवाज नहीं सुनी जो किसी राक्षस को मारने पर बधाई देती थी। इसका मतलब था वह मरा नहीं था। लेकिन वह ये बात अपने साथियों को समझा नहीं सकता था। उसने ऊपर की ओर इशारा किया। वह राक्षस एक बेहद ऊंचाई से कूदकर इस मंच पर गिरा था। फिर भी उसे जरा भी चोट नहीं लगी। तो सिर्फ इस मंच से गिरने पर वह कैसे मर सकता है? नायक और गुलामों किसी को भी उसके तर्क में कोई कमी नहीं दिखी। सनी ने आगे कहा, इसका मतलब है कि वह कहीं नीचे पहाड़ पर अब भी जिंदा है। और अगर हम वापस गए तो हम खुद को सीधे उसके जबड़ों में सौंप देंगे। शिफ्टी जोर से गाली बकते हुए अलाव के और पास सरक आया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। स्कॉलर ने अपनी कनपटियां मलीं और बुदबुदाया, बिल्कुल सही, मुझे खुद ये बात क्यों नहीं सूझी। तीनों में सबसे शांत नायक था। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। तो हम पहाड़ी दर्रे को पार करते हुए ऊपर जाएंगे। लेकिन बस इतना ही नहीं। उसने उस दिशा में नजर डाली जहां तानाशाह गिरा था। अगर वह राक्षस जिंदा है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह यहां वापस आएगा और हमारा पीछा करेगा। इसका मतलब है कि समय बहुत कीमती है। जैसे ही सूरज उगेगा हमें तुरंत निकलना होगा। उसने मंच पर बिखरी लाशों की ओर इशारा किया। हम पूरी रात आराम करने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमें अभी सामान इकट्ठा करना होगा। अगर हालात अलग होते तो मैं इन लोगों को कम से कम एक साधारण दफन देना चाहता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। नायक खड़ा हुआ और एक तेज चाकू निकाला। शिफ्टी चौकन्ना हो गया और ब्लेड को ध्यान से देखने लगा, लेकिन ये देखकर ढीला पड़ गया कि जवान सैनिक में कोई आक्रामकता नहीं थी। खाना, पानी, गर्म कपड़े, जलाने की लकड़ी, यही हमें चाहिए। हम बढ़ जाते हैं और हर एक एक काम संभालता है। स्कॉलर ने पत्थर के मंच को देखा जिसका ज्यादातर हिस्सा गहरी छायाओं में डूबा था और मुंह बनाया। मैं जलाने की लकड़ी ढूंढूंगा। शिफ्टी ने भी इधर उधर देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो मैं पहनने के लिए कुछ गर्म ढूंढ लाता हूँ। आखिर में सनी ही बचा। नायक ने उसे देर तक देखा। हमारा ज्यादातर पानी वैगन में था, लेकिन मेरे हर गिरे हुए साथी के पास एक एक पानी की कुप्पी थी। जितनी मिल सके सब इकट्ठा करो। कुछ समय बाद अलाव से काफी दूर, इतना कि वह परछाइयों में छिपा रहे सनी मरे हुए सैनिकों को ढूंढ रहा था। आधा दर्जन पानी की कुप्पियां उसके ऊपर बोझ बनी हुई थीं। ठंड से कांपते हुए वह आखिरकार चमड़े का कवच पहने एक आखिरी क्षत विक्षत शरीर तक पहुंचा। वह बूढ़ा अनुभवी सैनिक जिसने नायक की कुप्पी लेने की कोशिश पर उसे कोड़ा मारा था, बुरी तरह जख्मी था और मरने की हालत में था, लेकिन चमत्कारिक रूप से अब भी जिंदा था। उसकी छाती और पेट भयानक घावों से भरे थे और वह साफ तौर पर असहनीय पीड़ा में था। उसका समय समाप्त हो रहा था। सनी उसके पास घुटनों के बल बैठा और उसकी कुप्पी ढूंढने के लिए उसे टटोलने लगा। कैसा व्यंग्य है, उसने सोचा। बूढ़े ने मुश्किल से अपनी आंखें सनी पर टिकाईं और कमजोरी से हाथ बढ़ाया, मानो किसी चीज की ओर इशारा कर रहा हो। सनी ने नीचे देखा और थोड़ी दूर जमीन पर पड़ी एक टूटी हुई तलवार देखी। जिज्ञासावश उसने उसे उठा लिया। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? क्यों? क्या तुम लोग वाइकिंग्स जैसे हो, हाथ में हथियार लेकर मरना चाहते हो? मरता हुआ सैनिक चुप रहा, उसकी आंखों में किसी अज्ञात तीव्र भावना के साथ सनी को देखता हुआ। सनी ने आह भरी। खैर, यही सही। आखिरकार मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें मरते हुए देखूंगा। ये कहकर वह आगे झुका और टूटी हुई तलवार की तेज धार से बूढ़े का गला काट दिया, फिर उसे फेंक दिया। सैनिक तड़पा, अपने ही खून में डूबता हुआ। उसकी आंखों के भाव बदल गए। क्या वह कृतज्ञता थी या नफरत? सनी नहीं जानता था। भ्रम हो या नहीं, यह उसका पहला मौका था जब उसने किसी इंसान को मारा था। सनी को लगा था कि उसे अपराध बोध या डर महसूस होगा, लेकिन असल में बिल्कुल कुछ भी नहीं था। शायद असली दुनिया में उसका कठोर बचपन उसे इस पल के लिए पहले से तैयार कर चुका था, अच्छे या बुरे, किसी भी तरह। वह चुपचाप बूढ़े के पास बैठा रहा, उसकी आखिरी यात्रा में उसका साथ देते हुए।
कुछ देर बाद स्पेल की आवाज़ उसके कानों में फुसफुसाई। आपने एक सुप्त मानव का वध किया है। नाम अज्ञात। सनी चौंक गया। अरे हाँ, स्पेल के हिसाब से इंसानों को मारना भी एक उपलब्धि है। वेबटून और ड्रामों में यह आम तौर पर नहीं दिखाते। उसने इस बात को मन में दर्ज किया और आगे बढ़ गया। लेकिन स्पेल अभी खत्म नहीं हुआ था। आपको एक मेमोरी प्राप्त हुई है। सनी जम गया। उसकी आंखें फैल गईं। हाँ, चलो कुछ अच्छा दो। मेमोरी कुछ भी हो सकती थी, हथियार से लेकर जादुई वस्तु तक। सुप्त रैंक के दुश्मन से मिली मेमोरी बहुत शक्तिशाली नहीं होती, लेकिन फिर भी एक वरदान थी, भारहीन, अदृश्य और एक विचार भर से शून्य से बुलाई जा सकने वाली। सबसे बड़ी बात, वह उसे असली दुनिया में भी साथ ले जा सकता था। बाहरी इलाकों में ऐसी किसी चीज़ की कीमत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। एक हथियार, मुझे तलवार दो। मेमोरी प्राप्त, सिल्वर बेल। सनी ने निराशा से सांस छोड़ी। मेरी किस्मत के साथ मैं और क्या उम्मीद कर रहा था। फिर भी इसकी जांच करना ज़रूरी था। शायद इसमें कोई शक्तिशाली जादू हो, जैसे विनाशकारी ध्वनि तरंगे छोड़ना या हमलों को दूर धकेलना। सनी ने रून्स बुलाए और सिल्वर बेल शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। तुरंत उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी घंटी की छवि उभरी और नीचे एक छोटा सा विवरण था। सिल्वर बेल, एक खोए हुए घर की छोटी सी स्मृति, जिसने कभी अपने स्वामी को सुकून और खुशी दी थी। इसकी साफ घंटी की आवाज़ मीलों दूर तक सुनी जा सकती है। कितना बेकार सामान है, सनी ने मन ही मन सोचा। उसकी पहली मेमोरी लगभग पूरी तरह बेकार निकली, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके पास बाकी सब कुछ था। उसे लगने लगा कि स्पेल के व्यवहार में एक पैटर्न है। कोई बात नहीं, उसने रून्स को हटा दिया और मरे हुए आदमी का फर वाला चोगा और मजबूत, गर्म चमड़े के जूते उतारने लगा। एक अधिकारी होने के नाते उसके कपड़ों की गुणवत्ता साधारण सैनिकों से कहीं बेहतर थी। उन्हें पहनने के बाद, दुष्स्वप्न शुरू होने के बाद पहली बार अलाव के पास बिताए थोड़े समय को छोड़कर सनी को सच में गर्मी महसूस हुई। परफेक्ट, उसने सोचा। चोगा थोड़ा खून से सना था, लेकिन सनी खुद भी तो वैसा ही था। उसने चारों ओर देखा। अपनी अंधकार भेदी आंखों से वह आसानी से अंधेरे को चीर सकता था। नायक और स्कॉलर अब भी अपने अपने काम में लगे थे। शिफ्टी को सर्दियों के कपड़े ढूंढने थे, लेकिन वह लालच में मरे लोगों की उंगलियों से अंगूठियां उतार रहा था। बिना किसी की नज़र में आए, सनी कुछ पल झिझका, ये सोचते हुए कि क्या उसने सच में सब कुछ ठीक से सोचा है। उसके साथी भरोसेमंद नहीं थे। भविष्य बेहद अनिश्चित था, यहाँ तक कि दुष्स्वप्न पार करने की शर्तें भी अब तक रहस्य थीं। वह जो भी फैसला करता, वह ज़्यादा से ज़्यादा एक जुआ ही होता। फिर भी अगर उसे जिंदा रहना था तो फैसले करने ही थे। और ज़्यादा समय गंवाए बिना सनी ने पानी की कुप्पियाँ उठाईं और आह भरी। बाकी की पूरी रात उन्होंने अलाव से पीठ टिकाए बिताई, डर के मारे अंधेरे को घूरते हुए। थकान के बावजूद कोई सो नहीं पाया। तानाशाह के लौटकर चारों बचे लोगों को खत्म कर देने की आशंका बहुत डरावनी थी। सिर्फ नायक ही शांत दिख रहा था, नाचती हुई लपटों की रोशनी में अपनी तलवार को आराम से तेज करता हुआ। पत्थर के धार लगाने की खुरचती आवाज़ किसी तरह सुकून देने वाली थी। भोर होते ही, जब सूरज ने आलस के साथ हवा को गर्म करना शुरू किया, उन्होंने जो भी सामान इकट्ठा किया था उसे समेटा और ठंड में आगे बढ़ पड़े। सनी ने पीछे मुड़कर पत्थर के मंच को आखिरी बार देखा। वह उस जगह से निकल चुका था जहां गुलामों का कारवां नष्ट होने वाला था। आगे क्या होने वाला था यह कोई नहीं जानता था। अध्याय 9, व्यर्थ की उम्मीदें। एक समस्या थी। वे लोग पहाड़ी दर्रे तक जाने वाली सड़क का अनुसरण करने और उसे पार करके रात होने से पहले जितना हो सके नरसंहार की जगह से दूर निकल जाने की योजना बना रहे थे। लेकिन सड़क अब थी ही नहीं। पिछले कुछ महीनों में, या शायद सिर्फ कल ही, एक भयानक भूस्खलन हुआ था जिसने सकरी सड़क के पूरे हिस्सों को मिटा दिया था और बाकी बचे हिस्सों को भी चलने लायक नहीं छोड़ा था। सनी एक विशाल खाई के किनारे खड़ा था, नीचे देखते हुए। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। अब हम क्या करें? स्कॉलर की आवाज़ उसके जुटाए हुए फर वाले चोगे के कॉलर में दब गई थी। उसके पीछे खड़ा शिफ्टी गुस्से में इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र आकर सनी पर टिक गई, अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बढ़िया शिकार। मैं बताता हूँ हमें क्या करना चाहिए। कुछ बेकार बोझ से छुटकारा पाना चाहिए। उसकी नज़र सनी के अच्छे जूतों पर पड़ी और वह नायक की ओर मुड़ गया। सुनिए हुजूर, ये लड़का बहुत कमज़ोर है, हमें धीमा कर रहा है, और ऊपर से अजीब भी है। क्या इसे देखकर आपको डर नहीं लगता? जवान सैनिक ने उसे आलोचनात्मक भौं चढ़ाकर जवाब दिया। लेकिन शिफ्टी यही नहीं रुका। देखिए देखिए, यह मुझे कैसे घूर रहा है। मैं देवताओं की कसम खाकर कहता हूँ, जब से ये लड़का कारवां में शामिल हुआ है, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। शायद बूढ़ा सही था, ये लड़का शैडो गॉड द्वारा शापित है। सनी ने बड़ी मुश्किल से आंखें घुमाने से खुद को रोका। ये सच था कि वह बदकिस्मत था, लेकिन पूरी सच्चाई शिफ्टी के इशारे के ठीक उलट थी। ऐसा नहीं था कि उसने कारवां पर बदकिस्मती खींची थी, बल्कि कारवां शुरू से ही अभिशप्त था, इसलिए वह यहाँ फंसा था। स्कॉलर ने गला साफ किया।
लेकिन मैंने ऐसा कभी कहा नहीं था। जो भी हो, क्या एहतियात के तौर पर इससे छुटकारा नहीं पा लेना चाहिए? वैसे भी यह ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। स्कॉलर ने सनी को अजीब नज़र से देखा। शायद सनी ज्यादा शक कर रहा था, लेकिन बूढ़े गुलाम की आंखों में कुछ गणनात्मक ठंडक सी झलक रही थी। आखिरकार स्कॉलर ने सिर हिलाया। इतनी जल्दी मत करो मेरे दोस्त, ये लड़का आगे चलकर काम आ सकता है। लेकिन आखिरकार नायक ने बोलकर उनकी बहस खत्म की। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, और यह कितनी देर तक सह पाएगा उसकी चिंता मत करो। चारों ने टूटी हुई सड़क को देखा, फिर नीचे पहाड़ की ढलान की ओर, और आखिर में ऊपर जहां सीधी चट्टान की दीवार भूस्खलन से टूट फूट गई थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद स्कॉलर ने कहा, असल में पुराने जमाने में पहाड़ की चोटी तक जाने वाला एक रास्ता हुआ करता था। कभी कभी तीर्थयात्री उसका इस्तेमाल करते थे। बाद में साम्राज्य ने उस रास्ते के कुछ हिस्सों को चौड़ा किया और उसके ऊपर एक सही सड़क बना दी जो अब चोटी की जगह पहाड़ी दर्रे तक जाती है। उसने ऊपर की ओर देखा। पुराने रास्ते के अवशेष अब भी कहीं ऊपर होने चाहिए। अगर हम वहां तक पहुंच जाएं, तो शायद हम सड़क के सुरक्षित हिस्से तक वापस रास्ता ढूंढ सकें। सबने उसकी ओर देखा, उस खतरनाक चढ़ाई की कल्पना से असहज महसूस करते हुए। सब सिवाय नायक के, जो हमेशा की तरह संसा शांत था। भूस्खलन की वजह से ढलान अब पूरी तरह सीधी दीवार नहीं रही थी, लेकिन फिर भी काफी तीखी थी। शिफ्टी सबसे पहले बोला, इस पर चढ़ना, क्या तुम पागल हो? स्कॉलर ने बेबसी से कंधे उचका दिए। क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर सुझाव है? किसी के पास नहीं था। थोड़ी तैयारी के बाद उन्होंने चढ़ाई शुरू की। शिफ्टी और स्कॉलर जिद करके मरे सैनिकों से उठाए हथियार साथ ले जा रहे थे, लेकिन सनी ने थोड़े अफसोस के साथ अपनी नई छोटी तलवार वहीं छोड़ दी। उसे पता था कि यह चढ़ाई उनकी सहनशक्ति की हदें परखेगी। अभी तलवार ज्यादा भारी नहीं लग रही थी, लेकिन हर अतिरिक्त ग्राम जल्द ही 1 टन जैसा महसूस होने वाला था। समूह का सबसे कमजोर सदस्य होने के नाते सनी पहले से ही पीछे छूट रहा था। उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। कुछ किलो लोहे से छुटकारा पाना सही फैसला था। सामान का बोझ उठाकर पहाड़ी सड़क पर चलना ही काफी मुश्किल था, खुद पहाड़ पर चढ़ना तो शुद्ध यातना निकला। सिर्फ आधे घंटे बाद ही उसे लगा कि उसकी मांसपेशियां पिघल जाएंगी और फेफड़े फटने को हैं। दांत भींचकर सनी आगे और ऊपर बढ़ता रहा। उसे हर पल अपने कदमों पर ध्यान देना पड़ रहा था। इस अस्थिर बर्फीली ढलान पर एक भी चूक आदमी को मौत की ओर गिरा सकती थी। किसी अच्छी चीज के बारे में सोच, उसने खुद से कहा। लेकिन वह कौन सी सुखद कल्पना बुला सकता था? कुछ और न सूझने पर सनी यह सोचने लगा कि इस परीक्षा के अंत में उसे क्या इनाम मिलने वाला है। पहला दुष्स्वप्न पूरा करने पर मिलने वाला वरदान किसी भी जागृत व्यक्ति के लिए सबसे अहम होता था। हाँ, आगे की परीक्षाएं और भी शक्तियां दे सकती थीं, लेकिन यही पहली परीक्षा तय करती थी कि कोई जागृत किस भूमिका में होगा, उसकी संभावनाएं कितनी ऊंची होंगी और उसे किस कीमत पर वह शक्ति मिलेगी, और यही उसे ड्रीम रियल में जिंदा रहने के लिए जरूरी औजार भी देती थी। पहले दुष्स्वप्न का सबसे बड़ा फायदा सीधा और अत्यंत महत्वपूर्ण था। परीक्षा पूरी करने के बाद अभ्यर्थियों को सोल कोर को महसूस करने और उनसे संपर्क करने की क्षमता मिलती थी। सोल कोर ही किसी के रैंक और शक्ति की बुनियाद होते थे। कोर जितना मजबूत, शक्ति उतनी अधिक। यही बात नाइटमेयर क्रिएचर्स पर भी लागू होती थी, एक घातक अंतर के साथ। इंसानों के विपरीत उनके पास कई कोर हो सकते थे। एक मामूली दानव के पास एक होता, लेकिन माउंटेन किंग जैसे तानाशाह के पास 5 थे। संयोग से अपने सोल कोर को मजबूत करने का एकमात्र तरीका था ड्रीम रियल्म के प्राणियों की लाशों से मिले सोल शॉर्ड्स को ग्रहण करना। इसी वजह से जागृत लोग मौत के जोखिम के बावजूद शक्तिशाली नाइटमेयर क्रिएचर्स से लड़ते थे। दूसरा लाभ इतना सीधा नहीं था, लेकिन उतना ही जरूरी था। पहला दुष्स्वप्न पूरा करने के बाद अभ्यर्थी ड्रीमर, या आम भाषा में स्लीपर, के रैंक पर पहुंच जाते थे और उन्हें ड्रीम रियल्म तक पहुंच मिल जाती थी। वे पहली शीत अयनांत पर वहां प्रवेश करते और बाहर निकलने का रास्ता मिलने तक वहीं रहते, इस तरह पूरी तरह जागृत बन जाते। पहला दुष्स्वप्न पूरा करने और ड्रीम रियल में प्रवेश के बीच का समय बेहद अहम होता था, क्योंकि वही आखिरी मौका होता था तैयारी और अभ्यास का। सनी के मामले में ये समय सिर्फ 1 महीने का था, जो कि सबसे बुरा हाल था। और फिर आखिरी लाभ था हर अभ्यर्थी के लिए अनोखा पहली एस्पेक्ट एबिलिटी। यही वह जादुई शक्ति थी जो जागृत लोगों को साधारण इंसानों से ऊपर उठाती थी। ये क्षमताएं विविध, अनोखी और शक्तिशाली होती थीं। कुछ को युद्ध, जादू या उपयोगिता जैसी श्रेणियों में रखा जा सकता था, लेकिन कुछ कल्पना से परे होती थीं। इन्हीं क्षमताओं के बल पर जागृत लोगों ने दुनिया को नाइटमेयर क्रिएचर्स की बाढ़ से बचाया था। लेकिन इस शक्ति के साथ एक शर्त भी आती थी। हर जागृत को अपनी पहली क्षमता के साथ एक फ्लॉर या काउंटर भी मिलता था। ये कमजोरियां भी क्षमताओं जितनी ही विविध होती थीं, कभी मामूली, कभी अपंग कर देने वाली, और कुछ मामलों में तो घातक भी। मुझे क्या क्षमता मिलेगी एक मंदिर के गुलाम को? सनी ने सोचा, ज्यादा उम्मीद न रखते हुए। लेकिन फ्लॉ की संभावनाएं तो अनगिनत हैं।
बस यही उम्मीद है कि इस तमाशे के अंत में मेरा एस्पेक्ट विकसित हो जाए, या उससे भी बेहतर, पूरी तरह बदल जाए। अगर कोई अभ्यर्थी असाधारण प्रदर्शन करता तो उसके एस्पेक्ट के शुरुआती विकास की संभावना होती थी। एस्पेक्ट्स के भी रैंक होते थे, डोमेंट, अवेकेंड, असेंडेड, ट्रांसेंडेंट, सुप्रीम, सेक्रेड और डिवाइन। हालांकि आखिरी वाला किसी ने कभी देखा नहीं था। इतनी सारी मुसीबतें देने के बाद अगर स्पेल में ज़रा भी ज़मीर है तो कम से कम मुझे एक अवेकेंड एस्पेक्ट तो देना ही चाहिए, है ना? या शायद असेंडेड। आखिर में एक बहुत ही छोटी संभावना थी कि किसी को ट्रू नेम मिले, स्पेल द्वारा दिया गया एक सम्मानजनक उपाधि। नाम का खुद कोई सीधा फायदा नहीं था, लेकिन हर मशहूर जागृत के पास एक होता था। यह उत्कृष्टता की सर्वोच्च मुहर मानी जाती थी। हालांकि पहले दुर्वक्न में ट्रू नेम पाने वालों की संख्या इतनी कम थी कि सनी ने इस पर ज्यादा सोचा ही नहीं। उत्कृष्टता किसे चाहिए? मुझे ताकत चाहिए, उसने झुंझलाकर सोचा। इस तरह की ख्वाहिशी सोच ने उसे और उदास और चिड़चिड़ा ही बनाया था। शायद मुझे सपने देखने से एलर्जी है। ऐसी एलर्जी सच में कितनी विडंबनापूर्ण होती, ये सोचते हुए कि उसे अपनी बाकी जिंदगी का आधा हिस्सा ड्रीम रियल में बिताना था अगर वह वहां तक जिंदा पहुंचा तो। फिर भी उसकी मानसिक भटकन पूरी तरह बेकार नहीं गई। जब उसने फिसलते पत्थरों से नजर उठाई तो देखा कि सूरज काफी नीचे आ चुका था। ध्यान देने पर महसूस हुआ कि हवा भी ज्यादा ठंडी हो गई थी। कम से कम समय तो कट गया, सनी ने सोचा। रात करीब आ रही थी। अध्याय 10, पहला गिरने वाला। जब उन्होंने रुकने का फैसला किया तब तक सनी बेहोश होने की कगार पर था। घंटों घंटों तक खुरदरी पहाड़ी ढलान पार करने के बाद उसका शरीर लगभग अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। लेकिन सबकी हैरानी के लिए शिफ्टी की हालत उससे भी बदतर लग रही थी। उस दुष्ट स्वभाव वाले दास की आंखें धुंधली और बिखरी हुई थीं, बिना किसी मकसद के इधर उधर भटकती हुई। उसकी सांसें उखड़ी उखड़ी और उथली थीं, मानो कोई चीज़ उसके फेफड़ों पर दबाव डाल रही हो। वह बुखार सा महसूस हो रहा था और साफ तौर पर अस्वस्थ दिख रहा था। जैसे ही हीरो को शिविर के लिए एक ठीक ठाक जगह मिली, शिफ्टी सीधे जमीन पर ढह गया। इस सब में सबसे डरावनी बात यह थी कि वह गालियां नहीं बक रहा था, जिसकी अब सबको आदत पड़ चुकी थी। वह दास चुपचाप और निश्चल पड़ा रहा, केवल उसकी छाती की हलचल से ही पता चल रहा था कि वह अभी जिंदा है। कुछ पल बाद उसने कांपते हाथों से अपनी कुप्पी खोली और लालच से कई बड़े घूंट पी गया। पानी बचा कर रखो, हीरो ने कहा, और किसी तरह उसकी आमतौर पर निश्चल आवाज में चिंता झलक आए। इन शब्दों को नजरअंदाज करते हुए शिफ्टी ने और पिया, पूरी कुप्पी खाली कर दी। स्कॉलर की हालत भी उससे कुछ खास बेहतर नहीं थी। कठिन चढ़ाई ने बूढ़े दास पर भारी असर डाला था। असहनीय ठंड के बावजूद वह पसीने से तर था, आंखें लाल थीं और चेहरे पर कठोर भाव जमे थे। तीनों में सबसे कमजोर होने के बावजूद सनी किसी तरह सबसे बेहतर टिक पाया था। अगर पानी खत्म हो जाए तो क्या हम बर्फ पिघलाकर नहीं पी सकते? उसने पूछा। हीरो ने स्कॉलर की ओर एक जटिल नज़र से देखा। ऐसा समय आ सकता है जब हम आग नहीं जला पाएंगे, ताकि अनचाहा ध्यान न खींचें। कोई कुछ नहीं बोला। सब जानते थे कि उन्हें किसका ध्यान टालना है। माउंटेन किंग की दहशत अब भी उनके ज़हन में ताज़ा थी। किस्मत से आज हीरो को पहाड़ की दीवार में एक प्राकृतिक खोह मिल गई थी, जो एक संकरी कगार के पीछे खतरनाक ढंग से टिकी हुई थी। आग चट्टानों से अच्छी तरह छिपी हुई थी, जिससे वे बिना देखे जाने के डर के उसकी गर्मी का आनंद ले सके। कोई बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए उन्होंने बस आग पर बैल के मांस के टुकड़े भुने और चुपचाप खाया। जब तक आसमान पूरी तरह काला हो गया, शिफ्टी और स्कॉलर दोनों सो चुके थे, अपने अपने दुर्स्वप्नों की गिरफ्त में। हीरो ने अपनी तलवार निकाली और चट्टानी उभार के किनारे जा खड़ा हुआ। तुम भी आराम करने की कोशिश करो, मैं पहली पहरेदारी लूंगा। सनी ने सिर हिलाया और आग के पास लेट गया, पूरी तरह थका हुआ। किसी सपने के भीतर सो जाना उसके लिए नया अनुभव था, लेकिन अजीब तरह से ये काफी साधारण निकला। जैसे ही उसका सिर जमीन से लगा, उसकी चेतना अंधेरे में डूब गई। जो एक पल जैसा लगा, उसके बाद किसी ने उसे धीरे से हिलाकर जगा दिया। उनींदा और भ्रमित सनी ने कुछ बार पलकें झपकाईं और आखिरकार अपने ऊपर झुके हुए हीरो को देखा। ये दोनों ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए इन्हें थोड़ा और संभलने का समय देना बेहतर है। आग बुझने मत देना और सूरज उगने लगे तो हमें जगा देना। या अगर वह जानवर दिखाई दे। सनी चुपचाप उठा और हीरो से जगह बदल ली। हीरो ने आग में कुछ लकड़ियां डालीं और जल्द ही गहरी नींद में चला गया। आसमान काला था, मध्यम तारे और नए चांद की पतली हंसियासी आकृति दिख रही थी, लेकिन उसकी रोशनी पहाड़ को ढंकने वाले अंधेरे को चीरने के लिए काफी नहीं थी। केवल सनी की आंखें ही मानो उसे भेद पा रही थीं। वह चुपचाप बैठा उस रास्ते की ओर देखता रहा जहां से वे आए थे। भले ही वे पिछले दिन काफी ऊपर चढ़ आए थे, फिर भी वह सड़क की दूर की पतली लकीर देख सकता था। वह उसे उस पत्थर के मंच तक भी जुई कर सकता था जहां तानाशाह के साथ लड़ाई हुई थी। पत्थरों पर बिखरे छोटे छोटे बिंदु दासों की लाशें थीं। उन्हें देखते हुए एक काली आकृति धीरे धीरे चट्टान के नीचे से मंच पर चढ़ आए।
वह कुछ देर स्थिर रही, फिर आगे बढ़ी, अपने पंजों को जमीन पर घसीटती हुई। हर बार जब कोई पंजा किसी लाश से टकराता, तानाशाह उसे उठाकर अपने जबड़े तक ले जाता। हवा हड्डियों के चटकने की दबी दबी आवाज़ें सनी तक ले आए। वह सिहर गया और अनजाने में कगार से एक छोटा पत्थर गिरा बैठा। वह गिरा, ढलान से टकराया और लुढ़कता चला गया, उसके साथ कुछ और पत्थर भी खिसक गए। शांत रात में गिरते पत्थरों की आवाज़ गड़गड़ाहट जैसी लगी। काफी नीचे तानाशाह ने अचानक अपना सिर घुमाया और सीधे सनी की ओर देखने लगा। सनी जम गया, पत्थर की तरह। वह जरा सी भी आवाज़ करने से डर रहा था। कुछ देर तक तो वह सांस लेना भी भूल गया। तानाशाह सीधे उसी की ओर देख रहा था, कुछ भी किए बिना। कुछ यातनापूर्ण सेकंड बीते, हर एक अनंत जैसा। फिर तानाशाह शांति से मुड़ गया और मरे हुए दासों को खाता रहा, मानो उसने सनी को देखा ही न हो। यह अंधा है, सनी को अचानक समझ आया। उसने गहरी सांस ली, चौड़ी आंखों से माउंटेन किंग को देखते हुए। ये सच था, वह जीव देख नहीं सकता था। अब तक जो कुछ भी हुआ था, उसे याद करते हुए उसका अंदाजा और पक्का होता गया। वे दूधिया, भावहीन आंखें। सोचने पर उसने कभी तानाशाह को आंखें हिलाते हुए देखा ही नहीं था। और जब सनी ने गाड़ी को चट्टान से धकेला था, तब भी तानाशाह ने तभी प्रतिक्रिया दी थी जब गाड़ी गिरने लगी और चट्टानों से टकराकर तेज आवाज करने लगी। बिल्कुल, अब सब कुछ समझ में आ रहा था। भोर होते ही सनी ने बाकी सबको जगा दिया। हीरो को उम्मीद थी कि पूरी रात का आराम शिफ्टी और स्कॉलर के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन उसकी उम्मीदें टूट गईं। किसी तरह दोनों पहले से भी बदतर लग रहे थे, मानो कल की चढ़ाई ने स्कॉलर को जरूरत से ज्यादा थका दिया हो। लेकिन शिफ्टी की हालत केवल ज्यादा मेहनत से नहीं समझाई जा सकती थी। वह मौत सा पीला और कांपता हुआ था, आंखें आधी खुली थीं और चेहरे पर खोया सा भाव था। इसे क्या हो गया है? हीरो ने पूछा। स्कॉलर, जो खुद भी ठीक नहीं था, बेबस होकर सिर हिला दिया। शायद पहाड़ी बीमारी है, यह अलग अलग लोगों को अलग तरह से असर करती है। उसकी आवाज़ खुरदरी और कमज़ोर थी। मैं ठीक हूँ, कमीनो, मेरे सामने से हटो। शिफ्टी को पूरे वाक्य बनाने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी वह जिद कर रहा था कि वह ठीक है। हीरो ने भौहें चढ़ाईं और फिर उस जिद्दी दास के हिस्से का ज्यादातर सामान उठाकर अपने बोझ में जोड़ लिया। थोड़ा हिचकने के बाद उसने कुछ सनी को भी दे दिया। जब हम सो रहे थे तब कुछ हुआ? उसने पूछा। सनी ने कुछ सेकंड तक उसे देखा। राक्षस ने मरे हुओं को खा लिया। युवा सैनिक की भौहें और गहरी सिकुड़ गईं। तुम्हें कैसे पता? मैंने सुना। हीरो किनारे गया और नीचे देखने लगा, दूर के पत्थर के मंच को पहचानने की कोशिश करते हुए। 1 मिनट बाद उसने जबड़ा कस लिया। पहली बार उसके चेहरे पर अनिश्चितता झलकी। तो हमें और तेज चलना होगा। अगर वह प्राणी सारी लाशें खा चुका तो अगला नंबर हमारा होगा। रात होने से पहले हमें वह पुराना रास्ता ढूंढना होगा। डरे और हताश वे फिर से चल पड़े और चढ़ाई जारी रखी। अतिरिक्त बोझ के नीचे सनी धीरे धीरे टूट रहा था। शुक्र है कि शिफ्टी और स्कॉलर पहले ही ज्यादातर पानी पी चुके थे, जिससे भार थोड़ा हल्का हो गया था। यह नरक है, उसने सोचा। वे और ऊपर और ऊपर और ऊपर चढ़ते गए। सूरज भी उनके साथ चढ़ रहा था, धीरे धीरे मध्याकाश की ओर। न कोई बात, न कोई हंसी, सिर्फ थकी हुई सांसें। चारों बचे हुए लोग अपने अपने कदमों और संतुलन पर ध्यान लगाए हुए थे। लेकिन शिफ्टी लगातार पीछे छूटता जा रहा था। उसकी ताकत जवाब दे रही थी। और फिर किसी पल सनी ने एक हताश चीख सुनी। पीछे मुड़कर देखने पर उसे बस एक घबराया हुआ चेहरा दिखा। फिर शिफ्टी पीछे की ओर गिर पड़ा, उसका पांव बर्फ से ढकी चट्टान पर फिसल गया। वह जोर से जमीन पर गिरा और लुढ़कता चला गया, किसी चीज को पकड़ने की नाकाम कोशिश करता हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जमे हुए और वे बस देखते रह गए। उसका शरीर ढलान से नीचे गिरता गया, चट्टानों पर खून के निशान छोड़ता हुआ। हर बीतते सेकंड के साथ शिफ्टी आदमी कम और कपड़े की गुड़िया ज्यादा लगता गया। कुछ ही पलों बाद वह आखिरकार रुका, एक बड़ी बाहर निकली हुई चट्टान के शीर्ष से टकराकर टूटी फूटी देह के ढेर में बदल गया। शिफ्टी मर चुका था।